अब आगे। तेजस्वी सिंह जल्दी से गार्ड के साथ बाहर चली गईं। इत्ती को वो चिल्लाने की आवाज़ें जानी पहचानी लगी तो वो भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गईं। उसके बाद बाकी भी सिवाय कीर्ति के। तेजस्वी सिंह बाहर आई तो देखा तेज सिंह और उनकी वाइफ के साथ कुछ इंस्पेक्टर्स खड़े थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो रौबदार आवाज में बोलीं। तेज सिंह की वाइफ एग्रेसिव होकर गेट को पीटते हुए बोली, मेरे बेटे का कातिल है वो, उसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। वो लोग पैलेस से बाहर खड़े थे और गार्ड्स ने उस लोहे के बड़े से दरवाजे को बंद कर रखा था। तेजस्वी सिंह के इशारे पर उन्होंने सिर्फ ऑफिसर्स को अंदर आने दिया। तेज सिंह और उनकी वाइफ उस ओर खड़े अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने रिस्पेक्ट से तेजस्वी सिंह को सारा मसला समझाते हुए कहा, मैम, इनके बेटे राजवीर सिंह की डेड बॉडी जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली है। बॉडी की हालत बहुत खराब है। उन्होंने तेजस्वी सिंह को कुछ पिक्स दिखाएं जिसे देखते ही तेजस्वी सिंह का दिल दहल गया। उनके पीछे खड़ी इत्ती की नज़र उन फोटोज पर गई तो उसने डर से अपने मुंह को कवर कर लिया। राजवीर पेड़ से एक पैर के सहारे उल्टा लटका था। उसका सिर्फ चेहरा जला था और एक पैर कटा हुआ था। उसका पेट इस कद फटा हुआ था कि उसकी इंटेस्टिन बाहर लटक रही थी। इत्ती डर से 2 कदम पीछे हो गई। तेज सिंह और उनकी वाइफ की नज़र इत्ती पर गई तो वो गुस्से से बोले, ये लड़की, इसी के पति ने मेरे बेटे को मारा है, उस कमीने आहार्य ने। तेजस्वी सिंह डरते हुए जल्दी से इत्ती को देखने लगीं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी इत्ती को एक कतरा भी भनक लगें। वो कुछ कहती उससे पहले ही इत्ती एक कदम आगे आकर गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? उनकी बातों से उसका खून खौल रहा था। उसने जरा उनके बड़े होने का अदब न किया। तेज सिंह चीखते हुए बोले, सच है ये, उसी मनहूस ने बदला लिया है। इत्ती अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम कितने घाटिया हो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जिसके लिए तुम हमसे लड़ रही हो उसके बारे में जानती ही क्या हो? तेज सिंह गुस्से से चीखें। तेजस्वी सिंह का दिल रुक गया। इससे पहले वो आगे कुछ कहते वो इत्ती के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप अंदर जाइए। इत्ती उन्हें देखकर गुस्से से बोली, मैं क्यों जाऊं? क्या आपने सुना नहीं ये घाटियां लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? वो लोग आहार्य को न जाने क्या क्या बोल रहे थे, जो इत्ती से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भरने लगीं। तेजस्वी सिंह जानबूझकर रूडली बोली, हम सब सुन रहे हैं, ये सब बेसलेस बातें हैं जो घर के मर्द हैंडल कर लेंगे। आप अंदर जाइए। उन्होंने जानबूझकर कहा। तभी बाहर कुछ कार्स आकर रुकी और उसमें से कुछ गार्ड्स निकले जिन्होंने तेज सिंह और उनकी वाइफ को जकड़ लिया। उसके बाद आहार्य एक कार से बाहर आया। उसने एक तिरछी स्माइल दोनों को पास की, जो सिर्फ वो दोनों ही समझ पाए, जिससे वो और ज्यादा भड़क उठे। गार्ड्स ने जल्दी से उसके लिए डोर खोल दिया। इत्ती जल्दी से आकर उसके सीने से लग गईं। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली, ये ललोग पप्ता नन्ही आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? आहार्य ने उसकी पीठ सहलाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम इन इडियट्स की वजह से इतना क्यों रो रही हो? उसने इत्ती को खुद से दूर किया तो से सर हिलाते हुए बोली, हाँ, ये आप पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सब बेसलेस हैं। तुम रूम में जाओ। नहीं, इत्ती नफी में सर हिलाने लगीं। तो आहार्य धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, जाओ। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा सब। इत्ती ने आगे बहस करनी हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप वहां से चली गईं। सुहानी भी इत्ती के पीछे पीछे चली गई। उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। आखिर वो एक सिंपल सी लड़की थी। आहार्य के इशारे पर गार्ड्स दोनों को अंदर ले आए। कितने घाटिया हो तुम? मेरे बेटे को मारा डाला। कितनी बेरहमी से मार डाला तुमने उसे। वो तड़पते हुए बोली, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे दूर कर दिया तुमने। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे।
तेज सिंह की वाइफ उसे बद्दुआएं देने लगीं। वो तो गार्ड्स ने उन्हें पकड़ा हुआ था, वरना वो मचल रही थी आहार्य पर हमला करने के लिए। आहार्य उनसे नजरें हटाकर इंस्पेक्टर को देखते हुए कामली बोला, एनी प्रूफ जो ये साबित करते हो कि ये सब मैंने किया है? तुम्हारे सिवा और कौन करेगा? तेज सिंह गुस्से से बोले। कीर्ति ने इत्ती को रोते हुए ऊपर जाते देखा तो उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। रूम में आकर इत्ती बेड पर गिरकर रोने लगीं। इंस्पेक्टर ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर आहार्य को देखकर न में सर हिलाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, आपको परेशानी हुई। तेज सिंह और उनकी वाइफ का कहना है कि आपने ही उनके बेटे को मारा है। बाकी हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आहार्य का चेहरा ठंडा था, वो सर हिलाते हुए बोला, ओके, मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर ने उसे कुछ फोटोज दी। उन फोटोज को देखकर आहार्य की आंखों में हवा सा कुछ आकर गुजरा। वो बेहद पुरसुकून था। उसने फोटोज वापस करते हुए तेज सिंह को देखते हुए कहा, मैंने सुना है मिस्टर राजवीर के ऊपर कई सारे रेप केसेस फाइल हैं। उसके सवाल पर तेज सिंह की आंखें गुस्से से दहकने लगीं। इंस्पेक्टर उसकी बात का जवाब देते हुए बोले, हम तो आपने इसके लिए कुछ एक्शन लिया था? आहार्य के सवाल पर इंस्पेक्टर की नजरें झुक गईं। आहार्य एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, इट्स क्लियर। क्या पता जिन लड़कियों की जिंदगियां उसने बर्बाद की हैं, उन्हीं में से किसी ने या उनके फैमिली मेंबर ने उसका ये हाल किया हो। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे हमसे रिश्ता है। वेयर इज द प्रूफ? आहार्य बेहद ठंडेपन से बोला। तो दोनों चुप हो गए। आहार्य इंस्पेक्टर के सामने आकर उसे घूरते हुए बोला, मैंने आपको मिस्टर राजवीर की मौत की वजह बता दी है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, वरना कहीं मुझे आपके सीनियर्स को आपको इन्वेस्टिगेट करने को कहना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी जो आपने उसके पेंडिंग केसेज को इतना लाइटली लिया और इस केस को इतना सीरियसली लेकर मुझ तक पहुंच गए? उसकी धमकी का मतलब समझकर इंस्पेक्टर अंदर तक हिल गया। आहार्य उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोला, आई होप आपकी वजह से दोबारा मेरी फैमिली को परेशानी नहीं होगी। तेजस्वी सिंह ने उसे देखा, वो समझ रही थी उसका फैमिली से मतलब सिर्फ इत्ती से था। सॉरी फॉर ऑल दैट मिस्टर सिंह। इंस्पेक्टर समझ गया आगे उसे क्या करना था। आहार्य रूम में आया, उसने देखा इत्ती चुपचाप बेड पर बैठी थी। आहार्य जान गया वो कुछ वक्त पहले काफी रोई है। वो खामोशी से उसके सामने आकर बैठ गया। इत्ती ने उसे देखा भी नहीं, वो दूसरी ओर देख रही थी। आहार्य ने उसके चेहरे को छुआ। तुम गुस्सा हो? उसकी बात सुनकर इत्ती ने उसे देखा और फिर से उसकी आंखें भरने लगीं। आज मुझे एक बार फिर रियलाइज हुआ कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। उसकी आवाज हर बार की तरह फ्रस्ट्रेट नहीं बल्कि अपसेट थी। एक पल आहार्य जम गया। इत्ती कभी इस तरीके से सीरियस नहीं होती थी। उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? उन लोगों ने क्या कहा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। ये सब क्या सोच रही हो तुम? वो बेचैन हो उठा। इत्ती ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने गाल से हटा दिया। वो बेड से उठी तो आहार्य भी जल्दी से उठ गया। उसका दिल घबराने लगा था। उसने इत्ती का हाथ पकड़ते हुए कहा, टेल मी। क्यों बताऊं? आप कुछ बताते हैं मुझे? मैं ही हूं जो आपसे हर चीज शेयर करती हूं। वो रोते हुए बोली, मैं भी तुमसे सब शेयर करता। इत्ती में उसकी बात काट दी, सिर्फ प्रेजेंट। व्हाट अबाउट पास्ट? वो मैटर नहीं करता। आहार्य ने चेहरा फेर लिया। अच्छा, तो आप मेरी हर चीज जानने के लिए इतना डिस्पीरेट क्यों हो जाते हैं? नो, आपको तो मेरे बारे में ऑलरेडी सब पता होता है और मुझे कुछ नहीं। उसने आहार्य से अपना हाथ छुड़ाया और अपने बैग से वही फोटो निकालकर वो फिर आहार्य के सामने आई। इत्ती उसे वो फोटो दिखाते हुए बोली, आपका बर्थडे मुझे इसी से पता चला। आहार्य ने उस फोटो को देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया।
उसके रिएक्शंस को देखकर इतनी तंज भरी मुस्कुराहट के साथ साथ बोली, आई न्यू इट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये पता न हो कि ये फोटो कहाँ है। यही है, हमारे बीच आपको मेरी हर चीज की खबर रहती है, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। वो फोटो में उस लेडी की ओर पॉइंट करते हुए बोली, अच्छा बताइए इस लेडी से आपका क्या रिश्ता है। आहार्य जो खामोशी से उसकी बात सुन रहा थे, उसने इत्ती के हाथ से फोटो छीन ली। वो सही थी, आहार्य जानता था कि वो फोटो इत्ती के पास है। उसने जानबूझकर इसका कोई जिक्र नहीं किया था। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी बात सुनकर इत्ती को गुस्सा आ गया। ओह रियली, ये लेडी आपकी मॉम है, ये बात मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। उसकी बात सुनकर आहार्य की आंखें तंग हो गई। इत्ती के शोल्डर्स को पकड़कर वो पागल सा हो, ये सब तुम्हें किसने बताया? इत्ती ने बारी बारी अपने दोनों कंधों को देखा। आहार्य गुस्से से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, नाम बताओ उसका। इत्ती गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम ताकि आप उसे सबक सिखा सकें, उसे वार्न कर सकें, यही करते हैं आप हमेशा। आपको क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं, मुझे समझ नहीं आता कुछ? आहार्य ने अपनी आंखें बंद कर खुद को काम किया। फिर वो प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, ये सब बेसलेस बातें हैं, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। इत्ती उससे दूर हो गई। क्यों न दूं मैं ध्यान जब बातें आपसे रिलेटेड है? मैं अब और ये सब इग्नोर नहीं कर सकती। क्या क्या इग्नोर करूं? जब आप कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कोई बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उस दिन आपका मूड काफी खराब रहता है, और फिर भी मुझे दिखाने के लिए आपके फेस पर एक फेक स्माइल होती है। इस घर में इतने वक्त से रहते हुए भी मुझे कुछ वक्त पहले पता चला कि ये आपकी असल फैमिली है ही नहीं। आहार्य ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उसे इन सब के साए से भी दूर रखने की। इत्ती का रोना तेज हो गया। मुझे लगता है कि आप मुझे सब बताने के काबिल ही नहीं समझते। नहीं। आहार्य ने उसे हग कर लिया। उसके सीने से लगी इत्ती रोते हुए बोली, हाँ यही बात है, एंड दैट फीलिंग हर्ट्स द मोस्ट। आहार्य की पकड़ उस पर कस गई। मैं नहीं चाहता तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू, बट दैट्स हर्ट मी। क्यों न इन्वॉल्व हूँ? हाँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, हक है मेरा आपके हर मैटर में इन्वॉल्व होने का, आपके बारे में हर चीज जानना मेरा हक है। आपने मुझे सारे हक दिए हैं, लेकिन ये हक क्यों नहीं दिया? मुझे फिक्र नहीं पड़ता आपकी पास्ट लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं, मुझे किसी चीज से कोई फिक्र नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपसे फिक्र पड़ता है। मैं आपको इस कदर बेसकून नहीं देख सकती, इस कदर घुटते हुए नहीं देख सकती। मैं स्टूपिड हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपकी फीलिंग्स को समझ न सकूं। मुझ में इतना सब्र नहीं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं इंतजार कर रही हूँ कब आप मुझसे अपनी लाइफ के हर हिस्से से रूबरू कराएंगे। मुझे थोड़ा वक्त दो, उसने अचानक कहा। इति कुछ पल खामोश पड़ गईं। आहार्य ने उसे खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछे। प्लीज, हम ठीक हैं। इत्ती ने धीरे से हामी में सर हिलाया तो आहार्य ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। थैंक यू। आहार्य ने उसे फिर से अपने सीने से लगा। तुम्हारे दिमाग में इतना सब था, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? आपने बताया कुछ? ताना मार रही हो? हाँ, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। पैलेस के ही एक रूम में जहां सिर्फ एक यूरोपियन स्टाइल सोफा था। सोफे पर आहार्य हल्का झुका हुआ बैठा जमीन को ताक रहा था। उसके सामने सिंह फैमिली के एल्डर्स परेशान से खड़े थे। कमरे में मौत सी चुप्पी थी। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर राणा सिंह का सब्र टूट गया। आहार्य जमीन को घूरते हुए बोला, आप लोगों में से किसने उसे ये सब बताया है? सब उसकी इस आधी अधूरी बात को समझ गए। उसकी बात सुनकर सुकन्या सिंह का चेहरा एकदम से घबराहट से भर गया। आहार्य ने सर उठाया और बार बारी सबको देखा। आखिर में उसकी नजर सुकन्या सिंह पर टिक गईं। उसकी बेजान आंखें अपनी ओर देख सुकन्या सिंह कांप गई। माँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आपको मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करने का बहुत शौक है।
आहार्य सोफे से उठा और उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा यकीन करो। यकीन? आहार्य के होंठों पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। बाकी सब चुपचाप खड़े थे, जैसे ये सब कोई पहली बार नहीं था। आहार्य ने अपनी पॉकेट से 2 छोटी शीशी निकाली और उनके आगे करते हुए बेजान आवाज में बोला, आपकी ज़बान बहुत चलती है चाची सा, तो अब उसी स्पीड से सच बोलिए। सुकन्या सिंह ने उसके पीछे एक नज़र बाकी सबको देखा, फिर डरते हुए बोली, शायद उसने मेरी और कीर्ति की बातें सुन ली थी। अचानक ही आहार्य ने एक शीशी गिरा दी। शीशी गिरकर एक हल्की आवाज के साथ टूट गई। आपने सच कहा, तो इस लिहाज से आप मरना डिजर्व नहीं करती। सुकन्या सिंह ने चैन की सांस ली। आहार्य आगे बोला, लेकिन सजा की हकदार तो आप हैं। आहार्य प्लीज, उनसे गलती। आहार्य पलटकर तेजस्वी सिंह को घूरते हुए बोला, इनकी एक गलती की वजह से वो आज मुझसे सवाल कर रही थी। उसे सब जानना है, जिसके साये से भी मैं उसे दूर रखना चाहता हूं। उसकी नज़र राणा सिंह पर गई, जो कुछ अनकंफर्टेबल हो गए थे। बहुत लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं। फिर वो सुकन्या सिंह की ओर पलटकर गुस्से से बोला, अब आप जल्दी से इसे खा रही हैं या मैं आपकी ये बेलगाम ज़बान काट दूं। सुकन्या सिंह ने एक नज़र सबको देखा, वो हेल्पलेस थी। आखिर उन्होंने वो दवाई खा ली और अचानक ही अपनी गर्दन पकड़ ली। उन्हें तड़पता देख सब जल्दी से उनके पास आ गए। इन्हें क्या दिया है आपने? तेजस्वी सिंह ने परेशानी से आहार्य को देखा। सिर्फ टेम्पररी आवाज गई है इनकी, मरी नहीं है। इतना कहकर वो उस रूम से चला गया, छोड़ गया वहां मौजूद सबको खौफजदा। आहार्य के जाते ही राणा सिंह भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। आहार्य उनसे कुछ दूर ही था कि वो कुछ धीरे से बोले, क्या आपने ही राजवीर को मारा है? उनकी आवाज सुनकर आहार्य रुक गया। वो जब पलटा तो उसके चेहरे पर बड़ी ही क्रीपी स्माइल थी, जिससे राणा सिंह अंदर तक अनकंफर्टेबल हो गए। आहार्य उनके करीब आया और उनके कान पर झुक गया। उसकी हरकत पर राणा सिंह की पकड़ अपनी स्टिक पर कस गई। आहार्य उनके कान में बहुत ही इत्मीनान से बोला, नहीं। राणा सिंह ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि आहार्य ने आगे कहा, मैंने राजवीर और आपके सबसे अजीज ग्रैंडसन आदेश दोनों को मारा है। आहार्य सीधा हुआ और उनके चेहरे को देखा, जो सफेद पड़ गया था। आहार्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो सहम गए। आदेश तो हाई प्रोटेक्शन में था, तो मैं उस तक कैसे पहुंचा हमम? आहार्य ने उनकी बात पूरी की तो वो डरे हुए से उसे देखने लगे। मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत तड़प रहा था वो कोमा में रहकर, तो मैंने सोचा क्यों न उसे उस तड़प से आज़ाद कर दूं। वैसे भी वो एक बोझ के सिवा कुछ नहीं था। और राजवीर अचानक उसे, उनकी ज़बान लड़खड़ा गई। अचानक नहीं, वो खुद आया था। आहार्य ने याद किया उसके बर्थडे के दिन जब वो अपनी माँ की ग्रेव पर गया था, तो राजवीर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आहार्य को देखते ही उसने आहार्य को जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आहार्य वो बचपन वाला इनोसेंट आहार्य नहीं था जो उसकी बातें सहें। हाँ, अभी उसका कोई प्लान नहीं था उसे सजा देने का, लेकिन वो खुद आया था मरने। आहार्य ने बस उसकी ख्वाहिश पूरी की। आहार्य ने अपना दूसरा हाथ उनके दूसरे कंधे पर रखा और टॉक्सिक आवाज में बोला, आदेश को मैंने आसान मौत दी, लेकिन राजवीर को। वो रुका और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक। आहार्य और राजवीर के बीच की बहस लड़ाई में बदल गई थी। आहार्य ने लगभग उसे अधमरा कर दिया था। अचानक वो रुका और उठ गया, आज बर्थडे मेरा है, लेकिन गिफ्ट मैं तुझे दूंगा, बड़े भैया। फिर वो उसकी एक टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल तक लाया। वहां उसके गार्ड्स पहले से मौजूद थे। इतना पीटने के बाद राजवीर सिर्फ अपने आधे होश में था। आहार्य ने उसकी टांग को छोड़ा तो वो जमीन पर गिर गई। आहार्य पंजों के बल जमीन पर बैठा और एक गार्ड ने आकर उसे एक शार्प बुचर नाइफ दिया। एक ही वार में राजवीर का आधा पैर उसके जिस्म से अलग हो गया।
राजवीर जोर से चीखा। तुम्हें मेरे बाबा साचा छोड़ेंगे नहीं। करेक्शन, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आहार्य ने अपने हाथ में पकड़ी उसकी कटी टांग को देखा। ये काफी है तुम्हारी तरह ही जंगली जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा कहकर उस टुकड़े को उठाकर कुछ दूरी पर फेंक दिया। आहार्य के गार्डस ने राजवीर को पेड़ से एक टांग के सहारे उल्टा लटका दिया। राजवीर सिर्फ चीख सकता था। आखिर में उसने रंग बदला और आहार्य से माफी मांगने लगा। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा भाई हूं। उसके कमीनेपन से आहार्य के गुस्से में इजाफा हो गया। उसने लाइटर निकाला और उसे जलाकर उसकी फ्लेम से धीरे धीरे राजवीर के फेस को जलाने लगा। सख्त नफरत है मुझे तुम सबके चेहरों से। वो तब रुका जब राजवीर का पूरा चेहरा झुलस गया। उसकी पलकें तक खाक हो गई थी। आज जो हुआ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तुम 3 साल और जी सकते थे, लेकिन वो तुम ही थे जो आज ही के दिन मरना चाहते थे। आहार्य और उसके गार्ड्स उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चले गए। उस वक्त तक राजवीर की सांसें धीमी थी मगर वो जिंदा था। तब तक जब तक उसके खून और उसी के गोश्त के टुकड़े की खुशबू से अट्रैक्ट होकर एक खूंखार जानवर वहां नहीं आया। राजवीर देख नहीं सकता था, लेकिन वो अपने कानों से वो दिल रोकने वाली दहाड़ सुन सकता था जो उसके करीब आ रही थी। अंधेरे में उस वजूद ने राजवीर को देखा और एक दहाड़ के साथ कूदकर अपने खूंखार पंजों से उसकी बॉडी को चीर दिया। एक ही झटके में राजवीर की सारी इंटेस्टाइन, उसका स्टमक नीचे लटक गया, कुछ गिर गया। इसी के साथ उसने अपनी बची हुई सांसें भी खो दी। फ्लैशबैक एंड। आहार्य ने उनका कंधा थपथपाया। राणा सिंह कांप रहे थे। उनके माथे पर पसीने की पतली परत चमक उठी। आहार्य उनसे एक कदम दूर हो गया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये बाकियों को भी बताएं ताकि उन सब का वक्ती सुकून भी तबाह हो जाए। आहार्य वहां से चला गया, लेकिन राणा सिंह अभी भी खौफ से तरबतर वहीं खड़े थे। आहार्य अपने रूम में आया और बेड पर आकर उसने धीरे से इत्ती से पिलो अलग किया जो उसी ने जाने से पहले उसके पास रखा था, क्योंकि इत्ती को कुछ न कुछ पकड़कर सोने की आदत थी। खालीपन के एहसास से वो उठ जाती थी। आहार्य उसके पास लेट गया। पिलो अलग होते ही इत्ती को नींद में ही खालीपन का एहसास हुआ तो वो आहार्य से चिपक गई। राणा सिंह अपने रूम में आए। वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने जल्दी से मोहिनी सिंह को कॉल किया, लेकिन उनका कॉल नॉट रीचेबल था। उन्होंने कई दफा ट्राई किया लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। वो हारे हुए से बेड पर बैठ गए। उन्होंने अपना पसीना साफ किया और घबराहट से बोले, पता नहीं मोहिना को आदेश की मौत के बारे में पता चला होगा कि नहीं। जब उसे पता चलेगा तो वो पागल हो पाएगी और अपने पागलपन में फिर से वही सब दोहराएगी। इस बार मैं उसे बचा भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने अपने फोन को स्क्रॉल किया। एक नंबर पर उनकी उंगलियां ठिठक गईं। आखिर उन्होंने उस अबेंडन नंबर को डायल किया। एक ही रिंग में कॉल कनेक्ट हो गई। राणा सिंह बिना रुके नफरत से बोलते चले गए, तुम एक नंबर के बुजदिल इंसान हो जो खुद इतने सालों से छुपकर बैठा है और मेरी बेटी को अपनी ढाल बना रखा है। तुम्हारा बेटा वो नहीं रहा, कुछ पता है तुम्हें? उधर से उस शख्स की बेहद कर्कश और फटी सी आवाज आई, कौन सा वाला? राणा सिंह अपने दांत पीसते हुए बोले, आदेश। उधर से वो क्रुएल्टी से हंसा, अच्छा हुआ वैसे भी वो यूजलेस था। खामाखा आपने मुझे परेशान किया। एक पल तो मैं घबरा ही गया था, कहीं मेरे टैलेंटेड वाले बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। उसकी बेशर्मी से राणा सिंह का खून गुस्से से खौल गया। धोखेबाज, तुम्हारे लिए मेरी बेटी ने सब बर्बाद। वो अभी बोल ही रहे थे कि कॉल कट हो गई। राणा सिंह ने जल्दी से स्क्रीन अपने सामने की। हर बार की तरह उस चालाक इंसान में 30 सेकंड होने से पहले कॉल कर दिया था। मुझे पहले ही पता था ये इंसान किसी का सगा नहीं। गुस्से से उनकी पकड़ फोन पर कस गई। तेज सिंह का महल। तेज सिंह और उनकी वाइफ अभी जयपुर से लौटे नहीं थे। निशा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। न जाने कितने वक्त बाद वो मुस्कुराई थी।
क्योंकि उसने नौकरों से राजवीर के मरने की खबर सुनी थी। उसके हाथ में उसकी कुछ महीने की बेटी थी जिसे उसने अपने सीने से चिपका रखा था। उसके चेहरे पर कई सारे निशान थे और उसकी पूरी बॉडी हड्डियां साफ नजर आ रही थी। उसकी स्किन इस कदर पीली थी जैसे जिस्म में खून का कतरा न हो। उसने अपने सीने से लगाए अपनी बच्ची को थोड़ा दूर किया। वो बच्ची भी बहुत कमजोर थी। उसने फिर बच्ची को सीने से लगा लिया और बेड से उठी। चलते हुए उसके पैर टेढ़े थे। निशा चुपके से रूम से निकल गई। रुको! अचानक ही उसने आवाज सुनी तो उसके पैर रुक गए। उसकी पकड़ अपनी बच्ची पर कस गई। निशा पलटी तो उसके सामने 2 सर्वेंट्स खड़ी थी। प्लीज मुझे जाने तो, वरना वो लोग मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे। मुझ पर नहीं तो मेरी बच्ची पर तरस खाओ। वो लगभग गिड़गिड़ाई। तो उनमें से एक सर्वेंट उसके पास आई और उसने निशा की ओर कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये तुम्हें रास्ते में काम आएंगे, ठीक से जाना। वो निशा को तरस भरी नजरों से देख रही थी। निशा ने जल्दी से उसके हाथ से पैसे लिए और वहां से चली गई। उसने शुक्रिया भी नहीं कहा, न कुछ फील किया। इतने महीनों से वो इस अजियत से गुजर रही थी कि उसके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे। उन दोनों सर्वेंट ने उसे जाते देखा। उनकी नजरें उसके टेढ़े पैरों पर थी। कैसे भूल सकते थे वो? जब एक बार निशा ने यहां से भागने की कोशिश की थी तो कैसे तेज सिंह ने उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ दिया था। कई बार उन्होंने उसकी चीखें सुनी थी जब राजवीर उसे बिला वजह मारता था। कई दफा उस कुछ महीने की बच्ची को उससे दूर कर देता था। कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज दोनों को ये मौका मिला था। निशा की मदद करके उनका दिल सुकून से भर गया। निशा जैसे तैसे सिरोही पहुंच तो गई थी, क्योंकि वही उसका घर था। लेकिन वो अपने घर बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। उसे किसी से मिलने की उम्मीद थी, वो शख्स जो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन उसकी खराब किस्मत रास्ते में ही वो बेहोश हो गई। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद इत्ती सीधा आहार्य के ऑफिस गई। वो सीधा उसके कैबिन में गई। आहार्य इस वक्त कैबिन में नहीं था। इत्ती ने बैग को दूर से सोफे पर फेंका और जाकर चेयर पर बैठकर उसका वेट करने लगी। जैसे ही आहार्यत ने कैबिन में कदम रखा, इत्ती वहीं बैठी तेज आवाज में बोली, मैं बहुत दुखी हूं। आहार्य जो ऋतिक से बात करते हुए कैबिन में आया था, उसने चौंक कर सामने इत्ती को देखा। ऋतिक आहार्य के पीछे था। उसने भी इत्ती की आवाज सुनी तो वहीं से वापस चला गया। आहार्य ने डोर बंद किया। इत्ती चेयर से उठी और उसके पास आते हुए बोली, पता है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। उसके पास आकर वो उसके गले लग गईं। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? आहार्य उसे होल्ड करते हुए बोला। इत्ती बेहद परेशान थी। नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आहार्य ने उसे खुद से दूर किया और उसे घूरने लगा। अच्छा, तुम्हें एग्जाम की फिक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है। हाँ तो अच्छा, अब जल्दी से कोई सॉल्यूशन बताइए। आहार्य उसके पास से गुजर कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। इत्ती भी उसके पीछे पीछे आकर उसके पास खड़ी हो गई। आहार्य ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए उसे जवाब दिया, क्या करूं से क्या मतलब है? पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, कोई और सॉल्यूशन बताइए। इतना कम टाइम बचा है, इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस, मैं तो सोचकर ही थक गई। इतनी थककर उसकी गोद में बैठ गई। तुम पहले ही हार क्यों मान लेती हो? अभी 1 मंथ तो है न? आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अभी प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। मैं पढ़ूंगी कब? फाइल्स कब बनाऊंगी? इत्ती को सब सोचकर ही चक्कर आ गए। उसने आहार्य के कंधे पर सर रख लिया। सीरियसली, अभी तुमने असाइनमेंट भी नहीं किए? पूरा सेशन तुम कर क्या रही थी? आहार्य उसे डांटते हुए बोला। हो गई न गलती अब,
नेक्स्ट सेशन में पक्का शुरुआत से। तुमने कॉलेज शुरू होने से पहले भी यही कहा था। उसने उसे बीच में टोक कर याद दिलाया। एक हाथ उसके कीबोर्ड पर चल रहे थे। इत्ती लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगीं। आई नो मैं बहुत लेजी हूँ। कल करके ऑलमोस्ट सारा साल निकल गया। मैं बहुत यूजलेस हूँ। बकवास बंद करो और पॉइंट पर आओ। इत्ती एकदम से चुप हो गई। वाह, वो आप मेरा असाइनमेंट कर देते। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आहार्य सर टेढ़ा कर उसे घूरने लगा। इत्ती ने जल्दी से उसके गाल पर किस किया। प्लीज आप ये रिटन वर्क कर दीजिए और मैं पढ़ लूंगी। तुम सच में पढ़ोगी? आहार्य ने उसे घूरा तो वो जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स। इसके अलावा अब ऑप्शन कहाँ बचा है? अगर मैंने इस 1 महीने में जरा सा आलस दिखाया तो आप मुझे अच्छे से सबक सिखाना। हाँ, आर यू श्योर? बाद में रोना मत। पक्का। आज से 1 मंथ तक आप मेरे मेंटर और मैं आपकी स्टूडेंट। ओके, जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ। लेकिन मुझे भूख लगी है, घर जाकर स्टार्ट करते हैं। डू एज आई सेड। आहार्य ने उसे तीखी नजरों से घूरा। ओके, जा रही हूं। इत्ती जल्दी से सोफे के पास गईं और अपनी बुक्स लेकर दोबारा उसके पास आईं। वो फिर से उसकी गोद में बैठ गईं। ये रही बुक। आहार्य ने उसकी बुक को हाथ में लिया। तुमने इसे हाथ भी लगाया है? हाँ, अभी लगाया। उसकी घूरती नजरों को महसूस करते हुए हंसते हुए बोली, आई मीन लीव। आहार्य उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा। जाहिर था इत्ती जवाब नहीं दे पाई थी। वैसे आहार्य को पूरा यकीन था कि ऐसा ही कुछ उसका हाल होगा। इत्ती मन ही मन रो रही थी। तुम सारा दिन करती क्या हो? हाँ, तुम तो फोन चलाती रहती हो। आहार्य जितना उसे समझा रहा था उतना ही उसे डांट भी रहा था। इत्ती मन ही मन पछता रही थी। आखिर उसने आहार्य से क्यों कहा? आहार्य ने एक सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया तो इत्ती चीख उठी। ये क्यों किया? मेरी बुक गंदी हो गई। कितना गंदा लग रहा है। इत्ती को लगा किसी ने उसके दिल को खुरच दिया हो। वो हमेशा अपनी बुक को बहुत हिफाजत से रखती थी, भले ही उसे उन किताबों से कोई मतलब नहीं था। वो लाइन इम्पोर्टेंट थी इसलिए। नहीं, ये गंदा लग रहा है। इत्ती ने उससे बुक छीन ली। उसे बहुत रोना आ रहा था और साथ ही आहार्य को पीटने का मन कर रहा था। ये क्या अजीब हरकत है? गिव इट टू मी। आहार्य ने उसे डांटा और उससे बुक छीन ली। इत्ती को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो उससे लड़ने के हक में नहीं थी, क्योंकि अगर उसने शुरू किया तो आहार्य उसे बहुत सुनाएगा। काफी देर तक आहार्य ने उसे पढ़ाया। इत्ती उसके चेस्ट से अपनी पीठ चिपकाए बैठी थी। उसे नींद आने लगी। ये मतलब है, इसका तुम्हें समझ आया ना? आहार्य को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखा तो पाया वो सो चुकी थी। घर आने के बाद इत्ती रूम में आई और सीधा बेड पर लेट गईं। आज दोनों ने बाहर ही डिनर किया था। क्या कर रही हो? वेकअप पहले चेंज करो। हाँ। इत्ती बेमन से उठी और फिर जल्दी से चेंज करके फिर से बेड पर आकर लेट गईं। आहार्य चेंज करके आया तो उसने देख वो मजे से फोन चला रही थी। उसके पास आकर आहार्य ने उससे फोन छीन लिया। दो ना जल्दी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख रही थी। बिना कोई जवाब दिए आहार्य ने उसका फोन अपनी पॉकेट में रखा, फिर उसकी टेबल से उसकी टेक्स्ट बुक ले आया। अभी नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इत्ती जल्दी से लेट गईं। आहार्य बेड पर बैठा और जबरदस्ती उसे बैठाते हुए बोला, अभी जब फोन चला रही थी तब तो नींद नहीं आ रही थी। इत्ती की मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में इत्ती को पढ़ना ही पड़ा। इतना उसने कभी नहीं पढ़ा था। आहार्य ने एक चीज नोटिस की थी, उसे सारी चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती थी। इत्ती ने बुक बंद की। अच्छा है, आप टीचर नहीं हो। अगर आप टीचर होते तो एक बहुत ही खड़ूस टीचर होते हो।
आहार्य ने उससे बुक ली और मुस्कुराते हुए बोला, और तुम मेरी स्टूपिड स्टूडेंट। पूरे दिन से वो अब मुस्कुराया था, क्योंकि सारा वक्त वो सच में खड़ूस बना उसे घूर रहा था, डांट रहा था। बिना कोई जवाब दिए इत्ती लेट गई, अभी वो उससे लड़ने के मूड में नहीं थी। आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है। आहार्य ने उसकी बुक को साइड टेबल पर रखा। तो सो जाओ। फिर वो भी उसके पास लेट गया। सिरोही। निशा की आंख खुली, खुद को एक अनजान जगह पर देख वो घबरा गईं। वो मशीनों से घिरी थी। उसने उठने का सोचा लेकिन उठ न सकीं। नर्स जो उसकी ड्रिप चेंज कर रही थी, उसे होश में आया देख वो खुशी से बोली, अभी मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आती हूं कि आपको होश आ गया। इतना कहकर वो बाहर चली गईं। निशा की आंखें घबराहट से फैल गईं। उसे लगा कहीं तेज सिंह तो नहीं। उसकी बेटी? वो इधर-उधर देखने लगी। तभी वार्ड का दरवाजा फिर खुला और नर्स के साथ एक औरत अंदर आई। निशा ने उस औरत को देखा तो वो एक पल चौंकी, फिर उसकी आंखें नम हो गई। अब आगे वो बस उसकी सलामती की दुआ कर सकते थे। निशा जैसे तैसे सिरोही पहुंच तो गई थी, क्योंकि वही उसका घर था। लेकिन वो अपने घर बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। उसे किसी से मिलने की उम्मीद थी, वो शख्स जो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन उसकी खराब किस्मत, रास्ते में ही वो बेहोश हो गई। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद इत्ती सीधा आहार्य के ऑफिस गई। वो सीधा उसके कैबिन में गई। आहार्य इस वक्त कैबिन में नहीं था। इत्ती ने बैग को दूर से सोफे पर फेंका और जाकर चेयर पर बैठकर उसका वेट करने लगी। जैसे ही आहार्य ने कैबिन में कदम रखा, इत्ती वहीं बैठी तेज आवाज में बोली, मैं बहुत दुखी हूं। आहार्य जो ऋतिक से बात करते हुए कैबिन में आया था, उसने चौंक कर सामने इत्ती को देखा। ऋतिक आहार्य के पीछे था। उसने भी इत्ती की आवाज सुनी तो वहीं से वापस चला गया। आहार्य ने डोर बंद किया। इत्ती चेयर से उठी और उसके पास आते हुए बोली, पता है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। उसके पास आकर वो उसके गले लग गईं। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? आहार्य उसे होल्ड करते हुए बोला। इत्ती बेहद परेशान थी। नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आहार्य ने उसे खुद से दूर किया और उसे घूरने लगा। अच्छा, तुम्हें एग्जाम की फिक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है। हाँ तो अच्छा, अब जल्दी से कोई सॉल्यूशन बताइए। आहार्य उसके पास से गुजर कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। इत्ती भी उसके पीछे पीछे आकर उसके पास खड़ी हो गईं। आहार्य ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए उसे जवाब दिया, क्या करूं से क्या मतलब है? पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, कोई और सॉल्यूशन बताइए। इतना कम टाइम बचा है, इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस, मैं तो सोचकर ही थक गई। इत्ती थककर उसकी गोद में बैठ गईं। तुम पहले ही हार क्यों मान लेती हो? अभी 1 मंथ तो है न? आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अभी प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। मैं पढ़ूंगी कब? फाइल्स कब बनाऊंगी? इत्ती को सब सोचकर ही चक्कर आ गए। उसने आहार्य के कंधे पर सर रख लिया। सीरियसली, अभी तुमने असाइनमेंट भी नहीं किए? पूरा सेशन तुम कर क्या रही थी? आहार्य उसे डांटते हुए बोला। हो गई न गलती, अब नेक्स्ट सेशन में पक्का शुरुआत से। तुमने कॉलेज शुरू होने से पहले भी यही कहा था। उसने उसे बीच में टोक कर याद दिलाया। एक हाथ उसके कीबोर्ड पर चल रहे थे। इत्ती लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगीं। आई नो, मैं बहुत लेजी हूं। कल करके ऑलमोस्ट सारा साल निकल गया। मैं बहुत यूजलेस हूं। बकवास बंद करो और पॉइंट पर आओ। इत्ती एकदम से चुप हो गई। वाह, वो आप मेरा असाइनमेंट कर देते। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आहार्य सर टेढ़ा कर उसे घूरने लगा। इत्ती ने जल्दी से उसके गाल पर किस किया। प्लीज आप ये रिटन वर्क कर दीजिए और मैं पढ़ लूंगी।
तुम सच में पढ़ोगी? आहार्य ने उसे घूरा तो वो जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स। इसके अलावा अब ऑप्शन कहाँ बचा है? अगर मैंने इस 1 महीने में जरा सा आलस दिखाया तो आप मुझे अच्छे से सबक सिखाना। हाँ। आर यू श्योर? बाद में रोना मत। पक्का। आज से 1 मंथ तक आप मेरे मेंटर और मैं आपकी स्टूडेंट। ओके, जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ। लेकिन मुझे भूख लगी है, घर जाकर स्टार्ट करते हैं। डू एज आई सेड। आहार्य ने उसे तीखी नजरों से घूरा। ओके, जा रही हूं। इतनी जल्दी से सोफे के पास गईं और अपनी बुक्स लेकर दोबारा उसके पास आईं। वो फिर से उसकी गोद में बैठ गईं। ये रही बुक। आहार्य ने उसकी बुक को हाथ में लिया। तुमने इसे हाथ भी लगाया है? हाँ, अभी लगाया। उसकी घूरती नजरों को महसूस करते हुए हंसते हुए बोली, आई मीन लीव। आहार्य उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा। जाहिर था इत्ती जवाब नहीं दे पाई थी। वैसे आहार्य को पूरा यकीन था कि ऐसा ही कुछ उसका हाल होगा। इत्ती मन ही मन रो रही थी। तुम सारा दिन करती क्या हो? हाँ, तुम तो फोन चलाती रहती हो। आहार्य जितना उसे समझा रहा था उतना ही उसे डांट भी रहा था। इत्ती मन ही मन पछता रही थी, आखिर उसने आहार्य से क्यों कहा? आहार्य ने एक सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया तो इत्ती चीख उठी। ये क्यों किया? मेरी बुक गंदी हो गई। कितना गंदा लग रहा है। इत्ती को लगा किसी ने उसके दिल को खुरच दिया हो। वो हमेशा अपनी बुक को बहुत हिफाजत से रखती थी, भले ही उसे उन किताबों से कोई मतलब नहीं था। वो लाइन इम्पोर्टेंट थी इसलिए। नहीं, ये गंदा लग रहा है। इत्ती ने उससे बुक छीन ली। उसे बहुत रोना आ रहा था और साथ ही आहार्य को पीटने का मन कर रहा था। ये क्या अजीब हरकत है? गिव इट टू मी। आहार्य ने उसे डांटा और उससे बुक छीन ली। इत्ती को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो उससे लड़ने के हक में नहीं थी, क्योंकि अगर उसने शुरू किया तो आहार्य उसे बहुत सुनाएगा। काफी देर तक आहार्य ने उसे पढ़ाया। इत्ती उसके चेस्ट से अपनी पीठ चिपकाए बैठी थी। उसे नींद आने लगी। ये मतलब है, इसका तुम्हें समझ आया ना? आहार्य को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखा तो पाया वो सो चुकी थी। घर आने के बाद इत्ती रूम में आई और सीधा बेड पर लेट गईं। आज दोनों ने बाहर ही डिनर किया था। क्या कर रही हो? वेकअप पहले चेंज करो। हाँ। इत्ती बेमन से उठी और फिर जल्दी से चेंज करके फिर से बेड पर आकर लेट गईं। आहार्य चेंज करके आया तो उसने देख वो मजे से फोन चला रही थी। उसके पास आकर आहार्य ने उससे फोन छीन लिया। दो ना जल्दी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख रही थी। बिना कोई जवाब दिए आहार्य ने उसका फोन अपनी पॉकेट में रखा, फिर उसकी टेबल से उसकी टेक्स्ट बुक ले आया। अभी नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इत्ती जल्दी से लेट गईं। आहार्य बेड पर बैठा और जबरदस्ती उसे बैठाते हुए बोला, अभी जब फोन चला रही थी तब तो नींद नहीं आ रही थी। इत्ती की मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में इत्ती को पढ़ना ही पड़ा। इतना उसने कभी नहीं पढ़ा था। आहार्य ने एक चीज नोटिस की थी, उसे सारी चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती थी। इत्ती ने बुक बंद की। अच्छा है, आप टीचर नहीं हो। अगर आप टीचर होते तो एक बहुत ही खड़ूस टीचर होते हो। आहार्य ने उससे बुक ली और मुस्कुराते हुए बोला, और तुम मेरी स्टूपिड स्टूडेंट। पूरे दिन से वो अब मुस्कुराया था, क्योंकि सारा वक्त वो सच में खड़ूस बना उसे घूर रहा था, डांट रहा था। बिना कोई जवाब दिए इत्ती लेट गई। अभी वो उससे लड़ने के मूड में नहीं थी। आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है। आहार्य ने उसकी बुक को साइड टेबल पर रखा। तो सो जाओ। फिर वो भी उसके पास लेट गया। सिरोही। निशा की आंख खुली। खुद को एक अनजान जगह पर देख वो घबरा गईं। वो मशीनों से घिरी थी। उसने उठने का सोचा लेकिन उठ न सकीं। नर्स जो उसकी ड्रिप चेंज कर रही थी
उसे होश में आया देख वो खुशी से बोली, अभी मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आती हूँ कि आपको होश आ गया। इतना कहकर वो बाहर चली गईं। निशा की आंखें घबराहट से फैल गईं। उसे लगा कहीं तेज सिंह तो नहीं। उसकी बेटी? वो इधर-उधर देखने लगी। तभी वार्ड का दरवाजा फिर खुला और नर्स के साथ एक औरत अंदर आई। निशा ने उस औरत को देखा तो वो एक पल चौंकी, फिर उसकी आंखें नम हो गई। वो औरत निशा के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम इस हालत में कैसे पहुंची निशा? निशा की आंखों में आंसू थे। नर्स ने आकर उसके मुंह से मास्क हटाया तो निशा ने सबसे पहले कहा, माँ, मेरी बेटी। वो ठीक है। उस औरत ने कहा। उसकी आंखें निशा की हालत पर नम थी। निशा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। नर्स ने मशीन में देखते हुए कहा, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। नर्स की बात पर निशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। प्लीज आप कुछ कीजिए। सॉरी मैम। आप इनकी हालत देखिए। इनकी बॉडी में खून का एक कतरा नहीं है। इनके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं। इंटरनल ऑर्गन डैमेज है और अभी रिपोर्ट्स आई है, डॉक्टर्स को शक है इन्हें गैस्ट्रिक कैंसर है, शायद लास्ट स्टेज। नर्स अफसोस से बोली। वो औरत कुछ कहती उससे पहले ही निशा धीरे से बोली, प्रेगती भाभी। हाँ, वो प्रेगती थी जिसे रास्ते में निशा बेहोश मिली थी। उसकी हालत देख एक पल तो प्रेगती उसे पहचान ही नहीं पाई थी। निशा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने की? प्रेगती नमी से बोली। निशा की सांसें उखड़ रही थी। उसने हाथ बढ़ाया तो प्रेगती ने उसका हाथ थाम लिया। उसे एहसास हुआ सच में उसकी उंगलियों की हड्डियां टूटी हुई थी। उसका दिल कांप गया। काश नर्स की बात सही हो और मैं मर जाऊं। ऐसा मत कहो। निशा ने सर हिलाया। उसकी आवाज नाउम्मीद थी। अब नहीं जीना, अब चाह नहीं। उसके लफ्जों में इतना भार था कि प्रेगती सह न सकी और रोने लगी। पहले ही माँ मर जाना चाहती थी लेकिन अपनी बेटी के लिए जिंदा थी। यहाँ आई ताकि इत्ती से मिलकर उससे मदद मांग सकूं। माँ, मैं इत्ती को बुला देती हूँ, तुम उससे बात कर लो, बट प्लीज ऐसा मत कहो। नहीं, अब इतना वक्त नहीं। उससे भी मैं एक ही चीज कहती कि प्रेगती भाभी को मेरी बेटी दे देना। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। और देखो पूरी हो गई माँ। मैं सीधा आपसे मिली। आपके पास औलाद नहीं और मेरी बेटी के पास आज से माँ नहीं होगी। जानती हूँ बहुत अजीब है लेकिन भीख मांग रही हूँ प्लीज। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो यहाँ आई थी ताकि इत्ती से कांटेक्ट कर उससे मदद मांग सकें, उससे कह सकें कि उसकी बेटी को प्रेगती को सौंप दें। उसने ये बहुत पहले सोच लिया था। वो बार बार भागने की कोशिश करती, अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। वो जानती थी प्रेगती बेऔलाद थी। उससे अच्छी उसकी बेटी की कोई माँ हो ही नहीं सकती थी। उसकी ये ख्वाहिश खुदगर्ज थी लेकिन आखिरी थी। तुम ठीक हो जाओगी, उम्मीद रखो। नहीं जीना। अब माँ, मैं थक गई हूँ। ऐसा भी किसके साथ बुरा किया था माँ, मैंने जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मुझे अब सुकून चाहिए जो मुझे माँ मरने के बाद ही मिल सकता है। वो बहुत तकलीफ से बोली। हार चुकी थी वो हर चीज से, दुनिया की ख्वाहिश से नौमेद हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? निशा कांपते हुए सर हिलाने लगी। उसे सजा मिल गई। बाकियों को भी मिल जाएगी माँ। मैं अपने आखिरी पलों में उन घाटियों लोगों का नाम नहीं लेना चाहती। इतने में नर्स उसकी बेटी को ले आई। नर्स ने बच्ची को प्रेगती की ओर बढ़ाया तो प्रेगती ने धड़कते दिल के साथ उसे ले लिया। वो माँ नहीं बन सकती थी, ऐसा नहीं था। उसने आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं कराया था। शिवाय ने हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन सब फेल था। आखिर में उन्होंने एक बेटे को भी गोद लिया था लेकिन उस बच्चे की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी।
वो वक्त बहुत भारी था सब पर, खासकर प्रेगती पर। उसने सोच लिया था शायद उसकी किस्मत में औलाद की नेमत थी ही नहीं। उस वाकया के बाद किसी बच्चे को गोद में लेना तो दूर, प्रेगती उन्हें देखते ही पैनिक करने लगती थी कि कहीं उसकी बदकिस्मत से उस बच्चे को कुछ हो न जाए। इतने वक्त बाद किसी बच्ची को अपने गोद में लेकर वो फूट फूट कर रोने लगीं। आई एम सॉरी निशा, मैं बहुत बदकिस्मत हूं कही। प्लीज नमा मत कीजिए। निशा बेसकून हो गई तो प्रेगती कुछ कह न सकी। निशा ने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी के हाथ को पकड़ा। आपकी बेटी हैं। एकदम से उसका हाथ बेड पर गिर गया। प्रेगती ने देखा, उसकी आंखें खुली थी और होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने जल्दी से उसे चेक किया। शी इज नो मोर। बच्ची अचानक रोने लगी तो प्रेगती ने कसकर उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर निशा को देखा, जिसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने अब उसकी आंखें मूंद दी थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गवाह थी कि उसे मरकर कितना सुकून मिला था। नर्स ने उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया। भाभी सा, इत्ती भागते हुए प्रेगती के पास आईं। प्रेगती के पास शिवाय खड़ा था और आहार्य इत्ती के पीछे आ रहा था। शिवाय और आहार्य ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर नजरें हटा लीं। भाभी सा ने, निशा, आप फोन पर क्या कह रही थी? प्रेगती ने अभी भी बच्ची को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसने बस रोते हुए इत्ती को देखा लेकिन कुछ कह न सकीं। वो कहाँ है? इत्ती की आंखें लाल थी जैसे वो रोई हों। प्रेगती ने वार्ड की ओर इशारा किया तो इत्ती जल्दी से अंदर चली गईं। आहार्य भी जल्दी से उसके पीछे गया। जैसे ही इत्ती ने निशा के चेहरे से कपड़ा हटाया, वो चीखते हुए लड़खड़ा गई। आहार्य ने जल्दी से उसे संभाल लिया। इत्ती का सीना तंग हो गया, उसे सांस लेने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। निशा का चेहरा कोरे कागज सा सफेद था, उसकी गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी, दांत अलग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि कई दिनों तक न खाने से उसका चेहरा सूख गया था। इत्ती को स्कूल टाइम याद आया। निशा अपने फेस को लेकर कितना प्राउड हुआ करती थी। वो और न देख सकी और जल्दी से पलटकर आहार्य के गले लग गईं। जिंदगी में पहली बार उसने किसी की लाश देखी थी, किसी अपने की मरने की खबर सुनी थी। उसके साथ ऐसा क्यों किया उसने? वो कांपते हुए बोलीं। बार बार उसके सामने निशा का वही चेहरा आ रहा था। वो अंदर तक हिल गई थी। काश वो बच जाती तो हम उसे एक अच्छी लाइफ देते। माँ, मुझे उससे कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए था। इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आहार्य ने एक नज़र निशा को देखा। जब प्रेगती का फोन आया तो इत्ती ने उठाया था। अगर वो उठाता तो कभी इत्ती को इन सब से रूबरू न होने देता। हाँ, वो बहुत संगदिल था। बाद में भले ही वो इत्ती की नज़र में गिर जाता लेकिन उसे इस अजियत से न गुजरने देता। अचानक ही इत्ती उसकी बाहों में झूल गई। आहार्य ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। डॉक्टर ने इत्ती को चेक किया, फिर आहार्य को देखते हुए बोली, स्ट्रेस से बेहोश हो गई हैं, कुछ देर में होश आ जाएगा। इतना कहकर वो चली गईं। इत्ती बेड पर बेहोश लेटी थी और आहार्य उसके पास उसका हाथ पकड़े खड़ा था। प्रेगती और शिवाय बेड के उस ओर आहार्य के सामने खड़े थे। आहार्य उन्हें देखते हुए उखड़ा सा बोला, उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं कर सकते थे? क्या मतलब है तुम्हारा? उसका जानना जरूरी था। शिवाय ने उसे देखते हुए जवाब दिया। जानना जरूरी था? ताकि वो इस चीज के लिए स्ट्रेस ले ले। पता नहीं उसे कितना वक्त लगेगा इस चीज से बाहर आने में। आहार्य ने इत्ती को देखा, बेहोश में भी उसके चेहरे पर परेशानी थी। अगर तुम उसे इस बारे में बाद में बताते तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करती। वो मुझे माफ न करती, मुझे बर्दाश्त था, लेकिन उसकी ये हालत नहीं। निशा का फ्यूनरल अच्छे से हो गया था। प्रेगती ने भी उसकी बेटी को दिल से अपना लिया था और उसकी खुशी के लिए बाकी फैमिली ने भी, बस शिवाय को छोड़कर। वो अभी भी इसके खिलाफ था क्योंकि ये बच्ची राजवीर की भी थी। फ्यूचर में उन्हें इससे प्रॉब्लम भी हो सकती थी।
शिवाय ने प्रेगती को समझाया। तो पहली बार उनकी लड़ाई हुई। इस कद की प्रेगती उसे छोड़ने को तैयार थी लेकिन उस बच्ची को नहीं। शिवाय आखिर मान तो गया लेकिन वो अभी भी उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। वजह वही थी, वैसे भी मर्द औरतों की तरह जज्बाती नहीं होते। इत्ती बालकनी में सोफे पर लीन होकर बैठी थी। उसके हाथ में उसकी बुक थी, लेकिन उसका ध्यान ऊपर काले आसमान की ओर था। काफी दिन हो गए थे वो डिस्टर्बड थी और आहार्य से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। ख्वाब में भी उसे निशा की वो हालत परेशान करती थी। उसी के कहने पर आहार्य ने पता लगाया था कि आखिर निशा ने राजवीर से शादी क्यों की। मालूम चला कि एक रात राजवीर ने नशे में निशा का रेप किया था और फिर बाद में तेज सिंह ने निशा के लिए रिश्ता भेजा। निशा के पापा और उसकी सौतेली माँ ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर निशा की शादी उससे कर दी थी। ये बात खुद निशा के पेरेंट्स ने आहार्य के गार्ड्स के धमकाने के बाद एक्सेप्ट की थी। इत्ती ने आसमान से नजरें हटाकर अपनी बुक को देखा, फिर अपने माथे को सहलाकर एक गहरी सांस ली। एक्सेप्ट इट इत्ती। ये दुनिया सच में बहुत बुरी है, लेकिन इतनी बुरी क्यों है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई पेरेंट अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पेरेंट्स को तो उस राजवीर को सबक सिखाना चाहिए था। वो निशा की शादी उससे कैसे कर सकते थे? जितना वो सोचती उसका दिमाग और उलझ जाता था। उसका दिल हमेशा दुखने लगता जब वो निशा के बारे में सोचती। आखिर वो तो इतनी अच्छी थी, उसके साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें जरा रहम न आया उस पर? इत्ती ने बुक साइड में पटकी और अपना चेहरा ढककर रोने लगी। आई विश मैं उससे कांटेक्ट न तोड़ती। जब उसने डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो जल्दी से अपनी आंखों को रगड़कर एक गहरी सांस ली। उसने कदमों की आवाज सुनी और एक गहरी सांस लेकर सर उठाकर देखा। आहार्य ग्लास डोर के पास खड़ा था। 1 हफ्ते का वक्त हो गया था, वो आहार्य से ज्यादा बात नहीं करती थी। ये उसकी बुरी आदतों में शुमार था कि वो जब डिस्टर्ब्ड होती तो उसका किसी से बात करने का दिल न चाहता। हाँ, वो जानती थी आहार्य को उसकी इस हरकत से बहुत हर्ट होता था। वो सोफे से उठी और धीरे से उसके पास जाकर उसकी बाहों में सिमट गईं। आहार्य ने उसे होल्ड किया और सर झुकाकर उसे देखने लगा। उसने भी कुछ नहीं कहा। इत्ती ने सर उठाया और उसे देखने लगीं। उसकी नजरों को समझकर आहार्य ने कंफर्म किया, तुम सच में चाहती हो? इत्ती ने बस सर हिला दिया। अगले ही पल आहार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आया। उसने इत्ती को बेड पर लेटाया। इत्ती उसे देखने लगीं। वो उसके करीब जाता कि उसे कुछ ध्यान आया। वो उठने लगा तो इत्ती ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए। लाइट। इत्ती ने कुछ नहीं सुना और सर हिलाते हुए फिर बोली, मत जाइए न प्लीज। आहार्य ने उसकी आंखों को छुआ और उस पर झुकते हुए बोला, मत रोइए न प्लीज। उसके लहजे पर इत्ती के होंठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। आहार्य उसके करीब आया। आज इत्ती ने उसे नहीं रोका, न कोई नखरे किए, न ही बीच में उसे रोका, जैसा वो हमेशा करती थी। काफी वक्त गुजर गया। थकन से वो बुरी तरीके से हाफ रही थी। फिर भी उसने उसे रुकने को नहीं कहा। आखिर उसका ख्याल कर आहार्य खुद रुक गया। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी सांसें भी तेज थी। आहार्य धीरे से उसके कान में बोला, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। हमारा उन पर कोई इख्तियार नहीं होता, हमें बस उन्हें एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, वो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें वक्त रहते एक्सेप्ट कर लें, ताकि वो चीजें हम पर हावी होकर हमें डिस्ट्रॉय न कर सकें। उसने सर उठाकर इत्ती को चेहरे को देखा। वो कुछ सोच रही थी। आहार्य ने उसके माथे पर आए पसीने को अपनी उंगली से साफ किया। क्या सोच रही हो? इत्ता उसे देखने लगी। सबके लिए एक्सेप्ट करना इजी थोड़ी होता है। हर इंसान एक सा नहीं होता। हम सही कहा, हर इंसान एक सा नहीं होता, बट ये एक्सेप्टेंस का फीचर सब में होता है। बस कोई जल्दी कर लेता है
और किसी को वक्त लगता है। हमारी लाइफ में कई सारे फेजेस आते हैं जाते हैं। हम एक ही जगह पर स्टक रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बैकलॉग रह जाएंगे। जैसे तुम्हारे पास है, तुम अब तक 3rd चैप्टर पर हो, जबकि अब तक तुम्हें एटलीस्ट 10 चैप्टर पर होना चाहिए था। इत्ती ने जल्दी से कहा, मैं चैप्टर 5 पर हूँ। मैं सुबह से पढ़ रही थी, कुछ पता न हो तो बोला मत कीजिए समझें। दोनों ने एक पल एक दूसरे को देखा और फिर एक ही वक्त मुस्कुराने लगे। इत्ती थोड़ा उठकर उसके गले लग गईं। मैंने आपको इग्नोर किया, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा होगा ना। उसकी आवाज नम थी। हम बहुत। आई एम सॉरी। इत्ती के हाथ उसकी गर्दन पर कस गए। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। तुम इतना ही गिल्टी हो तो जाओ, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। इत्ती उससे दूर होकर फिर तकिए पर लेट गईं। आपको शर्म भी है कुछ? मैं इतनी थक गई हूं और आप मुझसे कॉफी बनाने के लिए कह रहे हैं। अभी तो तुम बड़ी गिल्टी थी। आहार्य उसके ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट गया। अपनी कोहनी बिस्तर पर टिकाकर उसने अपने सर को हथेली से सहारा दिया और उसे देखने लगा। इत्ती ने उसे देखकर पाउट किया। अच्छा, अब आपने कॉफी का जिक्र किया ही है तो प्लीज बना लाइए न हम दोनों के लिए। आहार्य उसे घूरने लगा। सुधर जाओ। एक तकिया उठाकर आहार्य ने उसके मुंह पर मारा, फिर बिस्तर से उठ गया। इत्ती ने जल्दी से पिलो हटाया और जैसे ही उसकी नजर आहार्य पर गई, उसने फिर अपना चेहरा पिलो से ढक लिया। कितने शैमलेस हैं आप। तुम्ही ने मुझे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था और शैमलेस मैं हो गया। इत्ती ने वही पिलो उस पर ही फेंका। शट अप। हेजिटेशन नाम की एक चीज होती है। व्हाट्स दैट? आहार्य ने वही पिलो फिर उस पर फेंका और कमरे से निकल गया। जब वो कॉफी लेकर रूम में आया तब तक इत्ती सो चुकी थी। आहार्य इत्ती से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, उसे थोड़ा नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल मतलब क्या? उसके कैरेक्टर को तो समझिए। वो लाइफ टाइम अकेला रहा और फिर हमेशा अपनी डैड की इम्पोर्टेंस के लिए तरसता रहा। आखिर में उसकी इकलौती फैमिली, उसकी माँ भी उससे दूर हो गई। रियल फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ इत्ती है। और जब इंसान के पास अकेली कोई प्रेशियस चीज होती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत पोसेसिव हो जाता है। उसके मन में डर रहता है कि कहीं वो उसे खो ना दे। एंड स्टोरी डिस्क्रिप्शन में भी यही है। इत्ती को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाओ। उफ खुदाया, वो इनफ स्ट्रॉन्ग तो है यार। अकॉर्डिंग तो हर कैरेक्टर डिमांड हमम। कोई उसे कुछ बोले तो अपने लिए स्टैंड लेती है। आहार्य के लिए भी कोई कुछ बोले तो जवाब देती है। तेज सिंह को नहीं दिया, मोहिना सिंह को नहीं दिया था, सुकन्या सिंह को नहीं दिया। अब एक 19 साल की लड़की को मास्टरमाइंड बना दूं, वो भी उसे जिसे बचपन से सिर्फ पैम्परिंग मिली है। लास्ट बात, इत्ती आहार्य के बदले में उसकी मदद कैसे कर सकती है? यार जरा सोचो, आहार्य जो ये तक बर्दाश्त नहीं करता कि इत्ती हल्की सी भी टेंशन ले, वो उसे इन सब में इन्वॉल्व करेगा। और इत्ती की पीओवी से देखो, अगर उसे आहार्य का सब एकदम से पता लगा, वो बदला नहीं लेगी, उसकी मुसीबत बढ़ाएगी। उसका कैरेक्टर समझो, वो जज्बाती है, क्विक फैसला लेती है। वो उस बारे में सोचती रहेगी और फिर कुछ मिस करेगी। जज्बात में आकर, मैं बहुत जज्बाती हूँ। अगर मेरी फैमिली मुझे कुछ बताती है कि किसी ने उनसे कुछ कहा तो मैं गुस्से से उबल जाती हूँ एंड मैं बहुत सोचती हूँ उस बारे में। एक बार अम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी आंटी, चाची ने उन्हें ये कहा तो मैंने सब्र करने की जगह जज्बात में आकर लड़ाई की उनसे कि आपने ये क्यों कहा। इससे सिर्फ और परेशानी क्रिएट हुई थी। अगर मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि यार वो टीचर ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा, तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ कि कल ही स्कूल चलकर उनसे बात करूंगी। हाउ डेयर शी। लाइक आई एम सो जज्बाती, इमोशनल, ओवरथकाइनर। बट हाँ, मैं स्टैंड लेती हूँ सबके लिए, यानी मैं स्ट्रांग हूँ, बट एट द सेम टाइम सबरी बिल्कुल नहीं हूँ। एस लाइक इत्ती। इसलिए अब मेरी फैमिली मुझे बताती नहीं क्योंकि मैं सोचूंगी उस बारे में, वो मुझे बेसुकून नहीं देख सकते। जस्ट लाइक आहार्य इत्ती को नहीं बताता।
और सुहानी इत्ती से तेज है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया दुनिया देखी है, बट इत्ती ने नहीं, उसे सब अच्छा अच्छा ही मिला है सब। और पहली बार अगर उसने डेड बॉडी देखी है तो पैनिक करेगी ना। मैंने फर्स्ट डेड बॉडी जब देखी थी तब मुझे यकीन आया था कि भाई मौत जिंदगी क्या होती है। काफी वक्त तक मैं ट्रॉमेटाइज थी। कैरेक्टर का एनालिसिस करिए, उन्हें समझिए। राइटर मैं हूं, मैंने ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा ना। आज इत्ती और आहार्य की शादी की पहली सालगिरह थी। हाँ, उनकी शादी को 1 साल का वक्त गुजर गया था। इत्ती और आहार्य मिरर के सामने खड़े थे और आहार्य घुटनों के बल बैठा उसकी साड़ी पहनने में हेल्प कर रहा था। इत्ती काफी झुंझलाई हुई थी। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप? अब तक आपको साड़ी पहनाना नहीं आया? आहार्य ने झटके से उसकी प्लेट्स को साड़ी के अंदर डाला, जिससे इत्ती चिहुक उठी। आहार्य खड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती? उसने इत्ती को एक और किया, फिर खुद मिरर के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। इत्ती मुंह खोले कुछ वक्त देखती रही। अगले ही पल वो आहार्य के सामने आकर खड़ी हो गईं। देखा, मुझे मालूम ही था आप बदल जाएंगे, आप बदल गए हैं। आहार्य ने गर्दन नीची कर उसे देखा और उसके मुंह पर अचानक परफ्यूम स्प्रे कर दिया। इत्ती ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। What the hell? वो चीखी। आहार्य ने अब उसकी गर्दन पर परफ्यूम छिड़का तो वो आंखें खोल गुस्से से बोली, ये मेंस परफ्यूम्स मुझे क्यों लगा रहे हैं? आहार्य ने बॉटल उसके सामने की। इत्ती को लगा वो फिर वही हरकत करने वाला है। उसने फिर कसकर आंखें बंद कर लीं। ध्यान से पढ़ो इसे। उसकी बात सुनकर इत्ती ने आंखें खोली और देखा वो यूनिसेक्स परफ्यूम था। वैसे इतना रेडी किसके लिए हुआ जा रहा है? इत्ती हाथ बांधे उसे घूरने लगीं। है कोई तुमसे क्या मतलब? आहार्य मिरर में देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। हाँ, मुझे क्यों बताएंगे आप? वैसे क्या वो सुंदर हैं? हम और आज तो वो काफी वक्त बाद ब्लैक साड़ी पहनकर आएगी। इत्ती ने मिरर में खुद को देखा और अपनी ब्लैक साड़ी ठीक करने लगीं। अच्छा, और क्या हॉट है? नहीं, बहुत क्यूट है, थोड़ी सी चबी भी। उसके इतना कहते ही इत्ती ने अचानक उसके सीने पर एक पंच किया। मैंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस इसलिए नहीं सिखाया कि तुम हर वक्त इसका इस्तेमाल मुझ पर करो। उसने इत्ती को रेडी होने में मदद की, फिर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर दोनों के अक्स को मिरर में देखने लगा। उसने प्यार से इत्ती के बालों पर किस करते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट ईयर ऑफ टुगेदरनेस। इत्ती मुस्कुराई। अच्छा बताइए, आपका ये 1 साल मेरे साथ कैसा था? सच सच बताना, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? इत्ती की आंखें छोटी हो गईं। अब जल्दी बताइए। खतरों से भरा। उससे दूर होकर वो हंसने लगा। इत्ती पलटी और उसके पास भागने लगीं। लेकिन सारी की वजह से वो उलझ रही थी। आखिर वो रुककर दूर खड़े आहार्य को घूरते हुए बोलीं, आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, आज के दिन तो कुछ ढंग का बोल देते। आहार्य ब्राइटली मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माना तुमने आज ब्लैक साड़ी पहनी है, बट ये चुड़ैल जैसी हरकतें करना जरूरी नहीं था वैसे। इत्ती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? उसने ड्रेसिंग से कोम्ब उठाया और उसकी ओर फेंका। आहार्य झुक गया, जिससे वो कोम्ब खिड़की के बाहर चला गया। गार्डन एरिया में सब 1 घंटे से दोनों का वेट कर रहे थे। शिवाय के गोद में उसकी और प्रति की बेटी शिवी थी। शिवाय शिवी को देखते हुए बोला, बेटा चलो बुआसा को देख कर आते हैं। शिवी खुशी खुशी सर हिलाने लगी। प्रेगती ने दोनों को घूरते हुए कहा, कहीं नहीं जाना, थोड़ी शर्म करो। शिवी झुककर शिवाय के कान में बोली, मम्मा बच गुच्छा तलती हैं। शिवाय धीरे से बोले, बेचारे पापा और शिवी। प्रेगती दोनों को घूरते हुए बोली, फिर से मेरी बुराई कर रहे हैं आप दोनों? दोनों ने इनोसेंटली नमे सर हिला दिया। गुड। कीर्ति एक चेयर पर बैठी अपने फोन में कुछ काम कर रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था किसी से।
आकाश उसके पास आया। उसके हाथ में उनका कुछ महीने का बेटा था, अकाय। कीर्ति जी, इसे भूख लगी है। कीर्ति ने चिढ़ से फोन नीचे रखा। आकाश, कांट यू सी, मैं एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मेरी कल एक मीटिंग है। वैसे ही इस पार्टी की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। अगर दोनों को आना ही नहीं था तो पार्टी क्यों रखी? आकाश को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब वो काफी बदल गया था। वजह थी कीर्ति का उनके बेटे पर ध्यान न देना। उसने सब्र किया जब कीर्ति ने उसे और उनकी शादी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। उसने तब भी सब्र किया जब कीर्ति प्रेगनेंसी में अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने की जगह ओवरवर्क करती थी, ये जानते हुए भी कि इससे उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुद अपने बेटे का ख्याल रखता था। लेकिन अभी वो छोटा था, उसे माँ में दूध की जरूरत थी। लेकिन इन सब से उसके जज्बात, उसकी मासूमियत कहीं दब गई थी। वो दांत पीसते हुए बोला, इसमें आपका सिर्फ 20 मिनट जाएगा, प्लीज। कीर्ति ने एक नज़र उसे देखा, फिर आकाय को अपनी गोद में ले लिया। अभी हर ओर खामोशी थी। जब सबकी नजरें हैरानी से ऊपर वाली खिड़की से गिरती चीजों पर गईं। कहीं मैं बॉस को मार तो नहीं रही? ऊपर देखते हुए ऋतिक हंसकर बोला। उसने देखा उसके बगल में खड़ी उसकी बीवी उसे घूर रही थी। उसकी स्माइल गायब हो गई। अब क्या खाना है आपको? कुछ तीखा खाना है। मौनी ने अपने पेट को सहलाया, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। अभी तो आपने इतना सब। तुम बड़े उसके निवाले गिन रहे हो। पीछे से किसी की आवाज आई। उसे पलटने की जरूरत नहीं थी। गौरी जी ने मौनी को एक प्लेट दी, जिसे देख मौनी के मुंह में पानी आ गया। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। और आप बहुत बुरे, उसने ऋतिक को आखिर में घूरा। गौरी जी भी उसे नाखुशी से देख रही थी। थोड़ी शर्म करो, तुम उसके निवाले गिन रहे हो, जरा दिमाग लगाओ, बेचारी को 2 लोगों का खाना खाने की जरूरत पड़ती है, एक अपने लिए, एक बच्चे के लिए। चलो बेटा, हम वहां चलकर बैठते हैं, वरना इस बुड़बक को देख देख कर हम दोनों को गुस्सा आएगा। हाँ अम्मा, चलिए। अचानक ही हर ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ एक सेंटर लाइट एंट्रेंस पर थी, जहां से इत्ती और आहार्य आ रहे थे। आहार्य का हाथ इत्ती की कमर पर था। इत्ती सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, आपने जो कहा था उसके लिए मैं बाद में आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। सॉरी तो बोला था न मैंने। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत मर रही था ना आपके सड़े से सॉरी के लिए। सब एक एक कर दोनों को विश करने लगे। पार्टी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और दोनों की फैमिलीज ही इनवाइटेड थी। आहार्य तो सिर्फ इत्ती के साथ रहना चाहता था, लेकिन इत्ती की ख्वाहिश थी कि वो सबके साथ सेलिब्रेट करें। शिवाय और प्रेगती ने दोनों को विश किया। मुबारक हो तुम दोनों को। इत्ती आगे बढ़कर शिवाय के गले लग गईं। शिवाय धीरे से बोला, तुम जब चाहे उससे डाइवोर्स ले सकती हो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा। उसने ये बात बहुत हल्के से कही थी। इत्ती चौंकते हुए उससे दूर हुई। तभी अचानक शिवी, जो शिवाय के गोद में थी, वो तेज आवाज में बोल उठी, डिवोर्स क्या? शिवाय। प्रेगती गुस्से से बोली। और आहार्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, इसने तुमसे क्या कहा? इत्ती अब क्या ही बोलती। उसके बाद आहार्य के चेहरे पर गुस्सा बरकरार था। इत्ती धीरे से बोली, आप उनकी बातों को पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? आहार्य ने सुना लेकिन इग्नोर किया, तब तक जब तक उसने वो आवाज नहीं सुनी। HYY कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोनों ने सामने देखा। वो मानव था, उसके साथ पिया भी थी। इत्ती ने नजर बचाकर आहार्य को देखा और मन ही मन अपने किए प्रे करने लगीं। अब मैं गई काम से, मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई कि मैंने मानव और पिया को भी इनवाइट किया है। आहार्य ने ठंडेपन से एक नज़र इत्ती को देखा, जो उससे नजरें बचा रही थी। हेलो पिया, कैसी हो? आई एम ओके, बट तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम हमारी एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई? इत्ती बहाना बनाते हुए बोली, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी।
ठीक है, बट शादी में आना ही है नेक्स्ट मंथ। और ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। दोनों ने साइड हग किया। मानव ने मुस्कुराते हुए आहार्य को देखा, लेकिन आहार्य ने उसे कोई खास तवज्जो न दी। उनके जाने के बाद आहार्य इत्ती को अपने करीब खींचते हुए बोला, बहुत बढ़िया। तुम कभी मेरे खिलाफ जाने से बाज मत आया करो। ट्रस्ट में, मैं भूल गई थी। अच्छी बात है। आहार्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। इत्ती ने बेबसी से अपने सर को सहलाया। उसे कभी कभी लगता था कि उन दोनों ने इस एक साल में एक दूसरे के कैरेक्टर को अडैप्ट कर लिया है। हम्मम, आहार्य कभी कभी उसकी तरह हरकतें करता था और इत्ती आहार्य की तरह। पार्टी खत्म होने के बाद जिस पल इत्ती अपने रूम में आईं, खासी हैरान रह गईं। तभी आहार्य ने उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। इत्ती एक नज़र रूम को देख, फिर सर टेढ़ा कर उसे देखते हुए बोलीं, ये तो बिल्कुल वैसा है। असल में उनका रूम बिल्कुल उनकी फर्स्ट नाइट जैसा डेकोरेट था। एग्जैक्ट सेम, हर एक डिटेलिंग सेम। हम्मम, तुम हमेशा कहती हो न कि वक्त के साथ रिश्ते में चार्म खत्म हो जाता है। वक्त के साथ मैं तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। हमारे बीच की बॉन्डिंग फीकी पड़ जाएगी। आहार्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, नो मिसेस आहार्य सिंह राजपूत, ऐसा कभी नहीं होगा। हर साल हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे। हर साल एक न्यू स्टार्ट, जैसे हमने उस रात की थी। उसके बाद पूरा साल हमारी शादी के पहले साल की तरह होगा, स्वीट एंड स्पाइसी। आहार्य उसे उठाए बेड के करीब आया और उसे फूलों से सजे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। इतनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थीं। उसकी आंखों में देखते हुए आहार्य ने उसके माथे पर किस किया। मेरे इस साल को बेहतर से भी बहुत बेहतरीन बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ बनने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे लिए लॉयल रहने के लिए, मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए, तैयार रहने के लिए, उस हर एक चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। आहार्य ने उसके माथे से अपने होंठ हटाए, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी हर उंगली को चूमते हुए उसे देखने लगा। इत्ती ने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आंखें खुशी के एहसास से नम थी। यार, तुम्हारा हर बात पर रोना जरूरी है क्या? और आपका हर बात पर डांटना जरूरी है क्या? इससे पहले इत्ती उसे लड़ना शुरू करें। आहार्य ने उसके होंठों को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे तो दोनों कई बार एक दूसरे से करीब आए थे, लेकिन हर दफा वो एक दूसरे की करीबी में एक नया सा एहसास महसूस करते थे। और आज की उनकी ये रात तो बिल्कुल उनकी पहली रात की तरह थी। 2 साल बाद इत्ती आराम से बेड पर सो रही थी। अचानक ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। आज भी तुम ऑफिस के लिए लेट हो? ऐसे इरेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज की मुझे कोई जरूरत नहीं। इत्ती की आंख झटके से खुली। सॉरी बॉस। वो जल्दी से उठकर बैठ गईं। उसने टाइम देखा और अपना सर पकड़ लिया। वो हड़बड़ी में बेड से उठते हुए बोली, अजीब इंसान है, रात में मोस्ट लविंग हस्बैंड और सुबह खड़ूस बॉस। वो जल्दी जल्दी रेडी हुईं। फॉर्मल पहनने के बाद उसने अपने लंबे बाल बांधने की कोशिश की, फिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सिंह कॉर्पोरेशन में वो लगभग भागते हुए पहुंची। सीईओ's कैबिन में आहार्य की नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर थी। उसने अफसोस से सर हिलाया। क्या करूं मैं तुम्हारा? इत्ती अपने डिपार्टमेंट में पहुंची। वहां पिनड्रॉप साइलेंस था। अचानक ही उसके सामने एक मिडिल एज्ड औरत आकर खड़ी हो गई। तुम हाफ एन आवर लेट, उसने अपनी रिस्ट वॉच में देखा। इत्ती ने उन्हें एक फेक स्माइल दी। वो मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। 2 दिन पहले भी तुमने यही कहा था। सारे एम्प्लॉय उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। आई एम सॉरी। कल से पक्का टाइम पर आऊंगी। तुमने जब से ज्वाइन किया यही बोल रही हो। इत्ती उन्हें देखने लगीं।
तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है जाओ। इत्ती अपनी सीट पर आकर बैठ गईं। वो इंटर्न थी और आज उसे सिंह कॉर्पोरेशन ज्वाइन किए पूरा 1 महीना हो गया था। उसने अपने बगल में सुहानी को देखा जो फॉक्सली अपना काम रही थी। फिर वो भी अपना काम करने लगीं। सुहानी ने तिरछी नज़र से उसे देखा और मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, हाँ इसे प्रिविलेज तो मिलेगी ही, आखिर बॉस की बीवी जो है। स्ट्रगल तो सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है। ये इंटर्न की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ऋतिक ने उस फाइल को उठाकर चेक किया। सर, वो इत्ती। वो हमेशा लेट आती है। ऋतिक ने सर उठाकर उन्हें देखा तो वो एक्सप्लेन करते हुए बोली, अकॉर्डिंग टू रूल्स और 1 मंथ का एनालिसिस देखते हुए वो परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए कैपेबल नहीं है। वो सारे रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते। क्यों सर? वो कौन है? वो सब जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करें। गॉट दैट मिसेस वालिया? मिसेस वालिया ने सर हिलाया। वो अक्सर सोचती थी आखिर सिंह कॉर्पोरेशन जिसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर एक दिन भी कोई एम्प्लॉय लेट आए तो उसे फायर्ड कर दिया जाता था। गलतियों पर उन्हें डिमोट कर दिया जाता। तो वो रूल्स सिर्फ इत्ती पर ही अप्लाई क्यों नहीं होते थे? मिसेस वालिया वापस अपने डिपार्टमेंट में आ गईं। वो इत्ती के पास आईं और उसके पीछे खड़ी होकर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगीं। फिर वो इत्ती को सब समझाने लगीं। सुहानी और कुछ एम्प्लॉय को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी। लंच ब्रेक में काफी एम्प्लॉय उठकर कैफेटेरिया में चले गए। इत्ती खुश होते हुए बोली, वाओ मैंने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। बट अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें सीखना है। मिसेस वालिया मुस्कुराते हुए बोली। एक बात से वो डिनाई नहीं कर सकती थी कि इस लड़की में पोटेंशियल तो था। सुहानी के साथ कुछ 2-3 एम्प्लॉयज रेस्टिंग एरिया में खड़ी बातें कर रही थीं। वो इतनी बहुत घमंड दिखाती है। हाँ, और उसके लेट आने पर भी मिसेस वालिया उसे कुछ नहीं कहती। जरूर उसका बॉस के साथ चक्कर होगा। तुम्हें याद नहीं, फर्स्ट डे बॉस ने उससे हाथ मिलाया था, जबकि बहुत से एम्प्लॉय यहाँ कितने सालों से हैं, आज तक उन्हें बॉस से मिलने का मौका नहीं मिला। अरे नहीं, हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं, और उनकी तो शायद 3 साल पहले शादी भी हो गई है। हाँ यार, वो कहाँ बॉस तक पहुंचेगी। मैं भी पता नहीं गुस्से में क्या क्या सोच रही हूँ, लेकिन आई एम डैम श्योर जरूर उसे ये जॉब किसी के साथ सोने से मिली है। सुहानी उन लोगों की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। वही थी जिसने सबके मन में इत्ती के लिए गलत बातें भरी थी। आखिर लोगों की फितरत यही होती है, सुनी सुनाई बात पर यकीन कर सामने वाले के बारे में अपनी राय बना लेना। वो कभी डायरेक्टली इत्ती की बुराई नहीं करती थी, बस मासूम बनकर पासा फेंकती। उसे रश्क आता था इत्ती की किस्मत पर। यार तुम लोग ऐसा मत कहो, जरूरी थोड़ी यही बात हो। हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। वो मासूम बनते हुए बोलीं। उनमें से एक लड़की उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सुहानी तुम बहुत मासूम हो इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, हम जानते वो कैसी हैं। ओह बहुत अच्छे से जानती हो तुम मेरे बारे में। वॉशरूम का डोर खुला तो सब इत्ती को देखकर चौंक गए। इत्ती हाथ बांधे उन्हें घूर रही थी। सुहानी के पास खड़ी वो लड़की पहले हल्का सा सकपकाई फिर टॉक्सिसिटी से बोली, हाँ तो तुम ऐसी ही हो। इत्ती उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। मेरी दूर की रिश्तेदार लगती हो या मेरी माँ? उसकी आंखें शार्प थी। इन 2 सालों में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फिगर भी बहुत बदल गया था और उसके एटीट्यूड और घमंड में इजाफा हो गया था। वो लड़की भी बदतमीजी से बोली, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा, तुमने जरूर इस जॉब के लिए अपनी बॉडी का यूज किया होगा, शेमलेस। बाकी 2 लड़कियों ने और सुहानी ने चुप रहना बेहतर समझा। इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे एक स्माइल पास की, यानी तुम मानती हो मेरे पास एक खूबसूरत बॉडी है, जिसकर मैंने इस्तेमाल किया। जाओ तो तुम भी अपनी बॉडी का यूज करो और प्रमोशन ले लो। वो हंसी और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली,
लेकिन तुम्हारी इस बॉडी को कोई फ्री में भी यूज नहीं करना चाहेगा। तुम। वो लड़की उसकी ओर बढ़ी तो इत्ती ने उसका हाथ पकड़कर पहले बेरहमी से मोड़ा, फिर उसे नीचे ढकेल दिया। वो काफी गुस्से में थी। नीचे पड़ी उस लड़की को वो लात मारते हुए बोली, मेरे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी? न मैं तुम्हें जानती हूं ना तुम मुझे। फिर किस हक से तुमने मुझे जज किया? इत्ती ने उसे फिर लात मारी। तुम जैसी बिचेस से मुझे सख्त नफरत है, जो बिना जाने लोगों को जज करती है। इत्ती ने उसे तब तक पीटा जब तक उसके गुस्सा कम नहीं हो गया। फिर उसने कोने में खड़ी बाकी लड़कियों को घूरा तो वो डरते हुए बोली, आई एम सॉरी। यू शुड बी। फिर वो वॉशरूम से बाहर चली गईं। आहार्य के कैबिन का डोर तेज आवाज के साथ खुला। उसे सर उठाने की जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि कौन है। इत्ती दंदनाते हुए अंदर आई और सीधा उसकी गोद में आकर बैठ गईं। लंच में क्या खाओगी तुम? नहीं खाना मुझे कुछ। आहार्य ने उसके बिखरे बालों को ठीक किया। किससे लड़कर आए हो तुम? वो बिच। आहार्य की घूरती नजरों को देख वो अपना लफ्ज सही करते हुए बोली, वो लड़की मेरी बुराई कर रही थी कि मुझे ये जॉब आपके साथ सोने की वजह से मिली है। तो क्या हम साथ में नहीं सोते हैं? आहार्य ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इस जॉब के लिए तो मैं आपके साथ नहीं सोई ना। हम तुमने तो सीधा धमकी दी थी। फ्लैशबैक। इत्ती का इंटरव्यू था। आहार्य ने उसे प्रिपरेशन तो कराई थी, लेकिन इत्ती ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया। इत्तेफाक था कि उसका इंटरव्यू ऋतिक ने लिया। वो काफी प्रोफेशनल बिहेव कर रहा था। सो इत्ती, हमें आपको ये जॉब क्यों देनी चाहिए? क्योंकि मैं इस कंपनी के बॉस की भी बॉस हूं। अगर आपने मुझे ये जॉब नहीं दी तो आपकी जॉब भी नहीं बचेगी। एंड आप जानते हैं मैं ऐसा कर सकती हूं। ऋतिक की सारी सीरियसनेस हवा हो गई। उसने बेपसी से कहा, मैम। फ्लैशबैक एंड। इत्ती अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, तो आप ही तो कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज हमें सीधी तरीके से मिली। अगर हमें कुछ पाना है तो हम उसके लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे ब्लैक हो या व्हाइट। मैंने बस अपनी पावर्स का यूज किया था। इत्ती उसकी गोद से उठते हुए बोली, अच्छा। अब मैं जा रही हूं। लंच? मेरा मन नहीं है, और हाँ, उस लड़की को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आपने बीच में कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इत्ती ने उसे वार्न किया, क्योंकि इन सालों में वो अच्छे से जान गई थी आहार्य उसके छोटे छोटे मसले के लिए भी कितना सीरियस एक्शन लेता था। अपनी बात खत्म कर वो वहां से चली गईं। उसके जाने के बाद आहार्य ने किसी को फोन किया। उसके चेहरे पर काफी संजीदा एक्सप्रेशंस थे। सामने वाले से कुछ कहकर उसने फोन रख दिया। इत्ती अभी खड़ी लिफ्ट का वेट कर रही थी। पहले उसे कुछ दिक्कत आती थी, पब्लिक लिफ्ट का यूज करना, किसी के अंडर काम करना, रोज पंक्चुअलिटी से अपना टारगेट पूरा करना। जाहिर था उस जैसी प्रिंसेस को इन सब की आदत कहाँ थी। लेकिन अब उसे ये सब अच्छा लगता था। उसे हमेशा से ऐसी लाइफ की ख्वाहिश थी। इत्ती के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो खुशी से कूद पड़ी। आज उसकी फर्स्ट सैलरी आई थी। लेकिन जब उसने अमाउंट देखा तो उसकी आंखें हैरानी से झपक गईं। व्हाट द हेल, ओनली 35,000? क्या कुछ नहीं सोचा था पार्टी करूंगी, शॉपिंग करूंगी? लेकिन इसमें तो कुछ नहीं होगा। 1 महीने जो मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, इतना काम किया, उसका सिला बस इतना ही। जाहिर था 35,000 उसके लिए कुछ नहीं थे। बॉस तो बड़े कंजूस हैं, अभी बताती हूं इन्हें। तभी लिफ्ट का डोर खुला और ऋतिक लिफ्ट से बाहर आया। क्या हुआ मैम? एनी प्रॉब्लम? उसने इत्ती का गुस्से से भरा चेहरा देख गेस किया। इत्ती ने उसे देखा, फिर गुस्से से फोन स्क्रीन उसके सामने कर दी। ऋतिक स्क्रीन की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको फर्स्ट सैलरी मिली है। क्या सैलरी? इत्ती ने फोन ऑफ किया। कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। क्या मतलब? ऋतिक कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये क्या है?
सिर्फ इतने से पैसों के लिए लोग यहाँ सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। ऋतिक को हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन वो क्या ही बोलता। अहम, वैसे मैम आपने कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की था? एज एन इंटर्न एटलीस्ट 4 से 5 लाख। ऋतिक का चेहरा देखने लायक था। और एज एन परमानेंट एम्प्लॉय? अगर न्यू एमोलॉय है तो 10 लाख। एटलीस्ट इंसान उसमें अच्छे से शॉपिंग वगैरह कर लें। उसने ऋतिक को देखा। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? मैम मेरी कोई सैलरी नहीं है। तो आप फ्री में काम करते हैं? ऋतिक ने अपना गला साफ किया। नहीं, मेरी फिक्स सैलरी नहीं है, मुझे हर प्रोजेक्ट का 2% प्रॉफिट मिलता है। इत्ती उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। उसे ये सब समझ नहीं आता था। मतलब ठीक से बताइए। कंपनी तो हर रोज न जाने कितने प्रोजेक्ट पास करती है। ऋतिक ने अपनी नाक को छुआ। हम कंपनी हर रोज बहुत से प्रोजेक्ट्स पास करती है, जिनका प्रॉफिट ट्रिलियंस में होता है। मुझे हर प्रोजेक्ट से हर दिन यही कोई क्रोर्स मिलते हैं। इत्ती ने ये सुना तो उसे सदमा लग गया। पैसे सुनकर नहीं, बल्कि इसलिए कि फिर उसके साथ तो नाइंसाफी हुई है। उसकी शक्ल देख ऋतिक जल्दी से बोला, मैम आप जाकर बॉस से इस बारे में बात कीजिए। हाँ वो तो मैं जा ही रही थी, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इत्ती वहां से चली गई। ऋतिक ने चैन की सांस ली। बॉस गए काम से। ये कोई बात हुई? ये कोई सैलरी है? मुझसे ज्यादा सैलरी ऋतिक भाई की है। मुझे पता नहीं था आप इतने कंजूस हैं। आहार्य के सामने खड़ी इत्ती उस पर चिल्लाए जा रही थी। उसका फोन आहार्य के सामने टेबल पर रखा था, जिसमें वही सैलरी मैसेज ओपन था। आखिर में वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बॉस डोंट माइंड बट आप बड़े कंजूस हैं। अब मैं बोल सकता हूँ। आहार्य ने जो इतने देर से खामोशी से उसकी शिकायतें सुन रहा था, आखिर उसने कहा, हम। इत्ती हाथ बांधे उसे घूरने लगीं। 35,000 से आम लोग अपना महीने भर का गुजारा करते हैं। बट इससे तो एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं आती। तुम्हारे लिए नहीं आती, लेकिन नॉर्मल इंसान इसमें अपने लिए ड्रेस भी खरीदता है और अपनी सारी ज़रूरतें इसी से पूरी करता है। सेकंड थिंग, तुम अभी इंटर्न हो और सिंह कॉरपोरेशन सबसे ज्यादा अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी पे करता है। याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अगर तुम जॉब करोगी तो तुम्हारी सैलरी उतनी होगी जितने की तुमने करेंट में एक लिप बाम बाय की है। हम इत्ती को याद आया। अब वो कुछ समझ गई थी। लेकिन ऋतिक भाई की सैलरी इतनी ज्यादा है, जरूर वो मुझ पर मन ही मन हंस रहे होंगे, क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट होने के साथ साथ इस कंपनी का शेयर होल्डर और इस कंपनी का सीएफओ है। सीएफओ? आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा। इत्ती उसकी गोद में आकर बैठ गई। आहार्य उसे समझाते हुए बोला, हम सीएफओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वो कंपनी के सारे फाइनेंशियल डाटा और स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है। आफ्टर दैट वो बिल मेरे पास आता है। अब फिर मुझे अपनी पोजीशन से रिजाइन करना है। फिर कौन सी पोजीशन चाहिए तुम्हें? इत्ती अपने हाथों को उसके गले में डालते हुए बोली, मुझे बॉस की पोजीशन चाहिए। वो तो ऑलरेडी तुम्हारी है और आप मेरे असिस्टेंट। ओके, मैं हूं। गुड। इत्ती ने उसके गाल पर किस किया। वो उठने लगी तो आहार्य उसे फिर से अपने गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जब तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आएगी तो तुम मुझे होटल में डिनर कराओगी। उसकी बात सुनकर इत्ती चुप हो गई। उसने आहार्य को देखा, वो अपने नाखून चबा रही थी। उस बात को तो 2 साल हो गए। तो तुम अपनी बात से मुकर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उन पैसे को खर्च करूं। मैंने पूरे महीने मेहनत कर उन्हें अर्न किया है। उसे मैं ऐसे ही एक डिनर पर नहीं स्पेंड करूंगी। अब तुम्हें पैसों की वैल्यू समझ आई? आहार्य हंसा। हाँ, बट सिर्फ अपने पैसों की हम डिनर तो करेंगे, बट पे आप करेंगे। सेल्फिश हम हूं तो। इत्ती उठ गई। उसने अपना फोन उठाया। घर मत जाना, मेरा वेट करना।
इत्ती ने बाहर जाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं वेट नहीं करूंगी, आपका काम इतना लेट खत्म होता है। आपका वेट करने से अच्छा मैं घर जाकर सो न जाऊं। वो कैबिन से बाहर गई, तब तक आहार्य ने उसे घूरा। फिर उसने सर हिलाया। सच में वो कभी नहीं सुधर सकती थी। इत्ती जब अपने डिपार्टमेंट में आई तो मिसेज वालिया ने उसे डांटा। आखिर में उसने बहाना बना दिया कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो रेस्टिंग एरिया में आराम कर रही थी। इत्ती अपनी सीट पर बैठी ही थी कि उसकी नज़र सामने गई। वही लड़की जिससे उसकी वॉशरूम में लड़ाई हुई थी, वो अपना सामान एक बॉक्स में रख रही थी। उसने आसपास एम्प्लॉय की बातें सुनी। तुमने सुना श्रुति को डिमोट कर दिया गया है, उसे कुछ दिन रिसेप्शनिस्ट का काम करना होगा। बेचारी, कितनी मेहनत से उसे ये पोस्ट मिली थी। गाइस साइलेंस, ये ऑफिस है, यहाँ आप गॉसिप नहीं कर सकते। श्रुति तुम जल्दी अपनी चीजें उठाओ, मिसेस वालिया तेज आवाज में बोली तो सब चुप हो गए। इतनी सारा माजरा समझ गई। मन ही मन वो आहार्य को कोसते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधर सकते। किसी को नहीं मालूम था कि अचानक श्रुति को डिमोशन क्यों मिला, सिवाय इत्ती और सुहानी के। सुहानी तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसने मन ही मन जलते हुए सोचा, जरूर इसने ही शिकायत की होगी। आहार्य सर के बगैर कुछ नहीं है ये, अपनी अपनी किस्मत। इतनी शाम में घर आ गई। वो बहुत थकी हुई थी। वो बस लेटने जा रही थी कि डोर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो आकाश था। उसकी गोद में 2 साल 3 महीने का अकाय था। इत्ती को देखते ही वो तुतलती ज़बान से बोला, बली मम्मा, भाभी सा मेरा आज एक एग्जीबिशन है, मैं रात में देर से लौटूंगा। इत्ती ने मुस्कुराते हुए अकाय को अपनी गोद में ले लिया। अकाय खुशी से उससे चिपक गया। आकाश वहां से चला गया। कुछ वक्त इत्ती उसे पीछे से देखती रही। बहुत तरस आता था उसे आकाश पर, उसके चेहरे की मासूमियत खो सी गई थी। वो मुस्कुराता नहीं, सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता था। ये पहली बार नहीं था। जब भी उसे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना होता वो अपने बेटे को इत्ती के भरोसे सौंप कर जाता। क्योंकि कीर्ति ज्यादातर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर होती थी, इस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थी। उसे तो ख्याल भी नहीं रहता था, उसकी एक फैमिली भी है। आकाश ने ही अपने बेटे को अकेले पाला था। जब अकाय कुछ महीने का था, तब उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन था, जो उसके करियर के लिए बेहद जरूरी था। इत्ती को मालूम था। तब पहली बार उसने अकाय को संभाला था। हाँ, संभाला आहार्य ने था, क्योंकि इत्ती उसे ले तो आई थी, लेकिन अकाय उससे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन इत्ती ने ही आकाश को बेफिक्र होकर एग्जीबिशन में जाने के लिए मोटिवेट किया था। आकाश पहले भी इत्ती की बेहद इज्जत करता था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसकी इज्जत बढ़ गई थी। उसे एहसास हुआ था इत्ती भले ही उन सबसे छोटी हों, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही नहीं, आहार्य उसे इतना चाहता था। उस दिन के बाद से आकाश अपने सबसे अजीज बेटे को बेफिक्री से उसके पास छोड़ जाता। कुछ वजहों की वजह से वो सुकन्या सिंह पर भी यकीन नहीं करता था। और मानसी, 1.5 साल पहले जब सुकन्या सिंह को पता चला कि वो अयान के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, क्योंकि उनकी नज़र में अयान आहार्य का सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसकी दूसरी पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने तमाशा किया और मानसी की शादी एक अमीर घराने में तय कर दी। मानसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अयान ने भी उनसे बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश की। बाकी सब राजी थे उन्हें छोड़। आखिर में जब वो नहीं मानी तो मानसी अयान के साथ अपनी शादी वाले दिन भाग गई। दोनों ने शादी कर ली। मानसी जब वापस आई तो सुकन्या सिंह ने अयान की बहुत इंसल्ट की और गुस्से में मानसी को भी बद्दुआ दी कि वो खुश नहीं रहेगी। मानसी तब से वापस न लौटी। उसका अब 5 महीने का बेटा था और वो खुश थी। हाँ, वो आकाश और इत्ती से कांटेक्ट में थी। मोनी भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। आकाश अपनी बहनों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपनी किस्मत मानकर सब एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी लाइफ में सिर्फ उसका काम और उसका बेटा था।
ये कहना गलत नहीं होगा कि वही अपने बेटे का माँ और बाप दोनों था। हाँ, वो अभी भी कीर्ति से उतना ही प्यार और उसकी उतनी ही इज्जत करता था। कभी उसे रिग्रेट नहीं किया उससे शादी करने का। आकाश ने अपने छोटे छोटे हाथों से इत्ती के चेहरे को छुआ तो वो आकाश से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। उसे इस छोटे से बच्चे के लिए भी बहुत बुरा लगता था। उसने डोर बंद किया। फिर आकाश को बेड पर बैठाते हुए बोली, बड़ी मम्मा के पास तुम्हारे लिए चॉकलेट है। आकाश खुशी से बोला, चॉकलेट? इत्ती ने ड्रॉर में देखा, सिर्फ एक चॉकलेट थी। उसे याद आया वो कल ही सारी खा गई थी। उसने चॉकलेट उठाई, फिर उसका रैपर निकालकर आकाश को दे दी। आकाश धीरे धीरे उसे चूसते हुए खाने लगा। इत्ती उसे कंटिन्यू देख रही थी। आकाश ने उसे देखा। तया हुआ मुम्मा, बेटा ये बैड मैनर्स है, तुम अकेले अकेले खा रहे हो। बड़ी मम्मा के साथ भी शेयर करो। आकाश ने सैड सा फेस बनाया। उस दिन आपने अपनी चॉकलेट भी खाई थी और मैली भी खा ली थी। इतनी सकपका गई, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा? तुम्हें मैंने बताया था न कि बड़ी मम्मा बड़ी है, उनकी सारी बातें माना करो हम। आकाश ने उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ा दी। इत्ती ने हाफ खुद ली और हाफ उसे दे दी। आकाश अपना हिस्सा खाने लगा और इत्ती अपना। अक्कू तुम्हें पता है? उसने जैसे ही ये कहा, आकाश उसे देखने लगा। इत्ती ने उसे अच्छे से सिखाया था, अगर वो कुछ बताए तो वो फॉक्सली उसकी बात सुनते हुए उसे देखें। आहार्य तो क्या, उसने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। आकाश उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं पाता था, लेकिन जब तक वो बोलती उसे देखता रहता। आज न मेरी एक बहुत ही बेकार लड़की से लड़ाई हो गई थी, मैंने उसे बहुत पीटा। उसने आकाश को देखा जो चुपचाप उसे देख रहा था। तुम सुन रहे हो ना? आकाश ने सर हिलाया। तो वो उसे घूरते हुए बोली, तो तुम कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? तुम भी बिल्कुल अपने बड़े पापा की तरह हो गए हो, बस सुनते रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। आकाश को लगा इत्ती उससे नाराज हो गई है। उसने अपनी चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दी। ये देखकर इत्ती उसके गाल खींचते हुए बोली, गुड बॉय। अच्छा, अब बड़ी मम्मा की बात पर गुड बॉय की तरह सर हिलाना। इत्ती उसे आज हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगी। वो बच्चा ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बात पर सर हिला रहा था। उसे बहुत अजीज थी उसकी बड़ी मम्मा, बहुत प्यार करता था वो इत्ती से, उसकी सारी बातें मानता था। पता नहीं सब मुझसे इतनी जेलसी क्यों करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? न वो मुझे जानती है न मैं उसे, तो वो मुझे जज कैसे कर सकती है? उसने आकाश को देखा। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूं जो सब मुझे इतना नापसंद करते हैं? आकाश ने उसकी बात पर सर हिलाया। इत्ती उसे घूरने लगी, क्या मैं बुरी हूं? उसने फिर सर हिलाया। मुझसे बात मत करो। इत्ती गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। वो सच में गुस्सा थी। उसे नहीं फिक्र पड़ता था कि जिससे वो नाराज है वो नासमझ सा बच्चा है। आप गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि तुमने सर हिलाया कि मैं बुरी हूं, क्या तुम मुझे बुरी समझते हो? आकाश उसके पास खिसकते हुए बोला, आपने ही तो कहा कि मैली बात पर छल हिलाना। ओफो, मेरी सब बात नहीं माननी। आप ही तो कहती हैं ती मैली छब बात माना करो। वो मासूमियत से बोला। इत्ती ने अपना सर पीट लिया, फिर उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या अपने बड़े पापा से मुझे इरिटेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हो? आकाश ने फिर सर हिला दिया। आह! इत्ती बेड पर लेट गई। आहार्य रूम में आया तो उसकी नजर बेड पर गई। इत्ती टेढ़ा बेड पर सो रही थी और आकाश उसके सर के पास बैठा खामोशी से अपने खिलौनों से खेल रहा था, जो इत्ती ने ही उसके लिए पूरे बेड पर बिखेरे थे। आहार्य बेड पर आकर बैठा। उसे देख आकाश ने अपने हाथ में पकड़े खिलौने को नीचे रखा। वो उसे देखने लगा। वो बेहद सिंसियर था। आहार्य को समझ नहीं आता था आखिर वो उससे डरता क्यों था। आहार्य ने तो कभी उसे डांटा भी नहीं था। आहार्य ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया।
आकाश जल्दी से अपने खिलौनों को एक ओर कर उसके पास आने लगा। उसके करीब पहुंच वो खामोशी से सर झुकाए बैठ गया। तुम इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? उसका इतना कहना था कि आकाश एकदम से लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज़ों से इत्ती की नींद टूट गई। वो उबासी लेते हुए उठकर बैठ गईं। आप कब आए? उसने आकाश को देखा। और ये कब सोया? कुछ देर पहले तक तो खेल रहा था। सो नहीं रहा है, एक्ट कर रहा है। इतनी हैरानी से आहार्य को उठाते हुए बोली, अक्कू उठो। लेकिन आकाश आंखें बंद किए लेटा रहा। इतनी आहार्य को देखते हुए बोली, एक बार आप कहिए। आकाश उठो। उसकी आवाज पर आकाश उठकर बैठ गया। ये आपसे इतना डरता क्यों है? कहीं आप अकेले में इसे धमकाते तो नहीं हो? वो हंसने लगीं। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, ऐसी चाइल्डिश हरकतें तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। वैसे आपने नोटिस किया आकाश आपकी सारी बातें मानता है। इतनी तो वो आकाश भाई सा की भी नहीं मानता। आहार्य इस पर कुछ नहीं बोला। इत्ती उसके कंधे पर सर रख आगे बोली, और आपको याद है, जब आकाश पैदा हुआ था तो वो सबकी गोद में रो रहा था, सिर्फ आपकी गोद में आकर चुप हुआ था। आहार्य ने सर टेढ़ा कर उसे घूरा। पॉइंट पर आओ। इत्ती ने उसे बड़ी सी स्माइल दी। फिर उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, सोचिए ना, बच्चों के बीच आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। न्यूबॉर्न बेबीज तक आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आकाश लेटे लेटे दोनों को देख रहा था। हाँ, उसे उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो बड़े गौर से सुन रहा था। आहार्य ने इत्ती से अपना बाजू छुड़ाया। मेन पॉइंट पर आओ, अदरवाइज मैं चेंज करने जा रहा हूं। वो मुझे भी बेबी चाहिए। उसने आखिर अपने दिल की बात कही। अभी तो तुम खुद बेबी हो। आहार्य ने उसके सर को थपथपाते हुए कहा। उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। मैं सीरियस हूं, मुझे सच में बेबी चाहिए। इत्ती उसकी स्लीव्स खींचते हुए बोली। और मैं भी बहुत सीरियस हूं। प्लीज ना। आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? इत्ती जिद करने लगीं। तुमने अभी क्या किया था? आकाश को खिलौने खेलने के लिए दे दिया था, जबकि तुम्हें उसे सोने के लिए कहना चाहिए था। मैंने कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। है ना अक्कू? मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना? इत्ती ने आकाश से पूछा। तो उसने पता नहीं क्या सोचकर न में सर हिला दिया। इत्ती मुंह खोले उसे देखने लगीं। ये बदमाश बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी चॉकलेट्स ले ली, उसी बात की खुन्नस निकाल रहा है ये, सच में। ट्रस्ट में। इत्ती आकाश को बैठाकर उसे लड़ने लगीं। आकाश वैसे तो बहुत तेज था, वो इत्ती से बराबर लड़ता था। लेकिन आज वो बेहद शराफत से बैठा था। वजह थी आहार्य की मौजूदगी। इत्ती फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, ये आजकल के बच्चे इतने तेज क्यों होते हैं? आहार्य ने अफसोस से उसे देखा। फिर बेड से उठते हुए बोला, तुम अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मैं हूं। सच में मैं अच्छे से। उसकी आधी बात सुनते हुए आहार्य वॉशरूम में चला गया। इत्ती ने गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजा को घूरा, फिर आकाश को। तुम कितने बुरे हो। उसकी बात सुनकर आकाश ने हंसते हुए अपने छोटे छोटे हाथ आगे कर दिए। इत्ती गुस्से से लेट गईं। आकाश उसके चेहरे को छूते हुए उसे मनाने लगा। मुझसे बात मत करो। रूम का डोर नॉक हुआ। इत्ती को यकीन था आकाश ही होगा। बेड से उतरकर उसने आकाश को अपनी गोद में लिया। अभी तुम्हारे डैड के पास फेंक कर आती हूँ, गंदा बच्चा। इत्ती ने डोर खोला तो सामने आकाश ही था। वो आकाश को उसे देते हुए बोली, पकड़िए अपने गंदे बेटे को, इसने आज मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया। आकाश ने आकाश को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसकी सारी आदतें आप पर गई हैं।
आकाश की गोद में आते ही आकाश ने उसके गाल पर किस किया। आकाश ने भी उसे दोनों गालों को बारी बारी चूमा। उन्हें देखकर इत्ती का गुस्सा कुछ कम हो गया। इत्ती से थोड़ी बात करने के बाद आकाश आकाश को लेकर वहां से चला गया। इत्ती ने डोर बंद किया। उसी वक्त वॉशरूम का डोर खुला। इत्ती जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं पक्का अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी और आपको तो पता है न अब मैं कितनी समझदार हो गई हूं। अच्छा? आहार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो अभी भी फॉर्मल्स में थी। उसकी नजरों को समझकर इत्ती ने सफाई दी, वो मैं सो गई थी इसलिए चेंज नहीं किया। हम्म कहकर वो आगे बढ़ गया और रूम में बिखरी चीजों को बारी बारी समेटने लगा। इत्ती उसका पीछा करते हुए बोली, इस बात का बेबी से क्या कनेक्शन? उसने तब से बस एक ही रट लगा रखी थी। आहार्य आखिर में सख्ती से बोला, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। बाद में कब? वो जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गईं। आहार्य कुछ सोचते हुए बोला, अभी तुम सिर्फ 22 की हो और आप 30। तो? आहार्य उसे घूरने लगा। तो मतलब आप बुढ़े होते जा रहे हैं? अगर आप ऐसे ही डिले करेंगे तो हमारे बच्चे आपको डैड की जगह दादा बोलेंगे। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ उसे एक ओर किया और बेड पर बैठते हुए बोला, यानी वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ होगा? तुम अकेली बेवकूफ काफी हो, दो को संभालना कुछ मुश्किल हो जाएगा। आप हमेशा ऐसा करते हैं। इत्ती गुस्से से अपनी साइड आकर आहार्य की ओर पीट कर लेट गईं। आहार्य उसके पास खिसककर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम हर दूसरे दिन बेबी की जिद क्यों पकड़ लेती हो? इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश ही रहीं। अच्छा, हम बहुत जल्द इस बारे में प्लान करेंगे। अब खुश? पक्का ना? इत्ती उसकी ओर पलटते हुए बोलीं। हम पक्का।